आज का दिन हमारा स्पेशल डे है। आज के दिन हम ये सीखेंगे, कल आपने ब्लॉकेज के बारे में सुना किंतु उसमें मन का क्या रोल है कल थोड़ा बताया गया। आज उसकी और गहराई में जाएंगे कि हमारी आर्टरी कैसे ब्लॉकेज होती है, ठीक है, और उसको खोलने का तरीका क्या है। जो प्रिंसिपल सिद्धांत क्या है, जिस सिद्धांत के पीछे हम ये कार्य कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर, सोल माइंड बॉडी, आत्मा मन और तन की सिद्धांत। तो कैसे हम आत्मा को पावरफुल बनाते हैं, मन को और फिर बॉडी को कैसे हम ठीक करके अपने ब्लॉकेज को खोल लेते हैं, ठीक है। जिनके ब्लॉकेज हो गए उनके ब्लॉकेज खुल जाएंगे और जिनके ब्लॉकेज नहीं हैं या कम हैं उनके उतने ब्लॉकेज भी निकल जाएंगे, ठीक है। सबके अंदर ब्लॉकेज सबके अंदर होते हैं। आप में से जिनकी जो साथ वाले हैं अगर वो भी अपनी एंजियोग्राफी कराएंगे तो उनके भी आर्टरी में ब्लॉकेज निकलेंगे। किंतु किस दिन 70% होगा उस दिन तकलीफ होगी। मैंने बताया ना आपको, जिस दिन ब्लॉकेज 70% हो जाएगा उस दिन तकलीफ होगी, उससे पहले नहीं होगी। वो कौन सा दिन आएगा पता नहीं, है ना। और 70% होने की इंतजार भी नहीं है। जिस दिन मन भर जाएगा वो 30-40% भी ब्लॉक क्रैक हो जाएगा और हार्ट अटैक आ जाएगा, है ना। तो 70% होने का जमाना खत्म हो गया, ठीक है ना। वो भी खत्म अभी हो गया, फास्ट जमाना चल रहा है अभी। तो उसके बगैर भी 70% हुए बगैर भी, जो मैंने बताया ना, आज यंग लोगों को हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं, 25 साल 30 साल में क्यों हो रहे हैं। ब्लॉकेज 30% ही है, 40% ही है। टेंशन इतनी इकट्ठी हो गई मन में, डेडलाइंस हैं, ये आज काम करना है, ये भी आज काम करना है, ये भी आज काम करना है। वो टेंशन की वजह से इतनी टेंशन और गलत खान पान गलत होता है। जो आईटी में काम करते हैं यंग लोग हैं उनका खान पान गलत है। नॉनवेज खाते, फ्राइड खाते, आइसक्रीम खाते, तो क्या होता है उनकी आर्टरी क्रैक हो जाती, 30-40% ही क्रैक होकर हार्ट अटैक हो जाता था। तो इसलिए हमको खाली अपने हार्ट ठीक नहीं करने हैं, हमको ये अटेंशन रखना है कि हमें अपना हार्ट ठीक करके हमारे समाज में जहाँ हम रहते हैं, हमारे जो संबंधी दोस्त हैं, जहाँ ऑफिस में काम करते हैं, बिजनेस में साथ में पार्टनर्स हैं या बिजनेस के साथ दोस्त हैं या कोई भी हमारे साथ किसी क्लब में साथ में हैं हमारे साथ, उनको भी मैसेज देना है। फिर पहले खुद ठीक करना है, फिर उनको मैसेज देना है। बाकी ऐसे कोई सुनेगा नहीं आपकी। कब सुनेगा? जब आप प्रूफ बन जाएंगे तब, राइट। तब आप सबूत देंगे तो प्रूफ, तो लोग मानेंगे आपकी, ऐसे कोई नहीं मानेगा, ठीक है। ये बात, चलिए लाइट ऑफ कर दी क्या? हाँ जी चालू है, हाँ जी ठीक। पर डबल लेने से फायदा है, सिंगल से काफी। तो आज हम आपसे 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट कर लीजिए, नेक्स्ट। नजर नहीं आ रहा क्या बात? फोकस ठीक करें, फोकस ठीक नहीं है। फोकस सामने से फोकस ठीक करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। हाँ कर्टन्स बंद कर दिए, हाँ कर्टन बंद कर दिए। फोकस करेंगे तो ठीक, केवल फोकस से फर्क, फोकस नहीं है ठीक, आउट ऑफ फोकस है थोड़ा सा। नहीं फोकस इससे नहीं, फोकस करने से। ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा दो, ब्राइटनेस बढ़ा। पहले फोकस करो जरा, फोकस ऐसे घुमाने से नहीं। फिर भी स्मार्ट नहीं लग रहा है, अच्छे से नहीं लग रहा है। सब ठीक है, सबकी तबीयत अच्छी है, फ्रेश। हाँ अच्छा हो गया, राइट, दैट्स गुड। चलिए नेक्स्ट। ये हमारा हॉस्पिटल है माउंट आबू में, ग्लोबल हॉस्पिटल, जहाँ हम, ये माउंट आबू में है। अगली बार जब आएंगे आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। देखिए आज का जो प्रेजेंट हेल्थ केयर सिस्टम है, आज का जो मॉडर्न मेडिसिन जिसे हम कहते हैं, चाहे एमबीबीएस स्टूडेंट्स हों, चाहे बीएमएस हों या डीएचएमएस, होम्योपैथी वाले हों, आयुर्वेदा वाले हों,
उन सबको क्या पढ़ाया जाता है? सिर्फ बॉडी के बारे में पढ़ाया जाता है। वन डायमेंशन, ओनली ह्यूमन बॉडी। जितने भी मेडिकल कॉलेज सारे विश्व में हैं, भारत में हैं, उनके ये सब्जेक्ट होते हैं: एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन। ये पहले डेड बॉडी दी जाती है, उसके ऊपर उनको डिसेक्शन करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, फिर उसकी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, क्या क्या उसमें केमिकल्स होते हैं, कौन सी उनमें रिएक्शंस होती हैं बॉडी में, पैथोलॉजी पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी क्या दवाइयाँ, फॉरेंसिक मेडिसिन है ना, मेडिकल लीगल जो मेडिसिन है, पॉइजन्स का क्या असर होता है बॉडी पर, उसका असर, मेडिसिन, सर्जरी, आई, ENT, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स और PSM। ये सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ाए जाते हैं। ठीक बात है। इसमें मन के बारे में कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, ना आत्मा के बारे में पढ़ाया जाता है। जबकि एक इंसान की बहुत इंपॉर्टेंट जो जिससे इंसान चलता है वो आत्मा है, और मन के द्वारा सारे काम होते हैं, है ना। और आपको शायद पता हो 1976 तक हम यही समझते थे कि हर बीमारी का कारण या तो कंजेनिटल डिफेक्ट, बचपन से डिफेक्ट होते हैं बॉडी के अंदर, या फिर वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इनसे कीटाणु इन्फेक्शन अंदर उधर होकर के बीमारी होती है, या कुछ बीमारी उम्र के कारण होती है। उम्र जैसे आदमी बूढ़ा हो गया ना तो उम्र के कारण बीमारियां होती हैं। पहले ऐसा ही समझते थे सिर्फ, राइट। हार्ट की बीमारी को क्या समझते थे? हार्ट की बीमारी भी एक बड़ी जैसे उम्र होती है ना, जैसे उम्र होगी तो हमारी आर्टरीज हार्ड हो जाएंगी, कैल्सीफाइड हो जाएंगी, सख्त हो जाएंगी, तो क्रैक होकर के हार्ट अटैक हो जाता है। ब्लॉक भी इसी कारण, पुरानी जो वायर्स हैं, आगे जगह है मिस्टर मनमानी, आगे आ जाइए, देयर इज अ प्लेस हियर, तो वो उसके कारण से आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। और बड़ी उम्र की बीमारी, सचमुच पहले ऐसे होता भी था कि 60 साल की उम्र के बाद ही हार्ट अटैक आते थे। कि तू 1990 के बाद क्या देखने में आया कि ये हार्ट अटैक 40 साल की उम्र में आ रहे हैं, 35 साल की उम्र में आने शुरू हो गए, और 2000 में तो 30 साल की उम्र में आने शुरू हो गए, और 2005 में क्या हुआ, 20 साल की उम्र में हार्ट अटैक आने शुरू हो गए, और 2010 आते थे क्या होगा, 15 साल की उम्र में हार्ट अटैक आने शुरू हो जाएंगे, है ना। आया ना अभी 16, वो तो मतलब 16 में आ रहा है। ये मतलब प्रूफ हो रहा है ना, कि ये प्रूफ मिल रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं जब 15 साल की उम्र में भी एवरेज हार्ट अटैक लोगों को बच्चों को आने शुरू हो जाएंगे। तो ये कारण क्यों हो रहा है? तो मन का रोल है ना, आत्मा का रोल है ना, तो उसको भी पहचानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। रिजल्ट क्या है? सिर्फ बॉडी के बारे में पढ़ने से क्या रिजल्ट है? रिजल्ट क्या है? नेक्स्ट स्लाइड। रिजल्ट है, और WHO क्या कहता है हेल्थ के बारे में? WHO कहता है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, एंड नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। WHO ऐसा कहता है कि बीमारी जो है, जो हेल्थ है, स्वास्थ्य, वो स्थिति है जिसमें हम फिजिकल तौर पर भी स्वस्थ हैं। फिजिकल माना पूरी 70,000 से 80,000 बिलियन सेल्स। एक इंसान किससे बना है? बॉडी किससे बनी है? 70,000 to 80,000 बिलियन सेल से बना है। उसमें 8 अंग है ना। 8 अंग कौन कौन से हैं? एक तो ब्रेन है, जो आप डायग्राम आया ना, ये ब्रेन है, हायर ब्रेन, ये लोअर ब्रेन है ना, ये बीच में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी है। तो एक तो ब्रेन हो गया, और पीछे इससे स्पाइनल कॉर्ड जाती है, उसका सारी बॉडी से कनेक्शन है ब्रेन का। फिर दूसरा सिस्टम हमारा कौन सा है? हमारी 5 सेंसेस हैं, आँख, नाक, कान, मुख, और स्किन भी सारी बॉडी पर है। स्किन बॉडी पर भी है, अंदर भी है। अंदर माना अंदर कहाँ पर? मुंह में भी स्किन है ना, सांस की नाली में भी स्किन है, वो अंदर की स्किन है। पेट की नाली में भी स्किन है। ऐसी जो हमारी जो आर्टरीज होती हैं, उसके अंदर भी एक स्किन है, उसको एंडोथेलियम कहते हैं, है ना। ऐसे है ना, ये तो बाहर की स्किन हो गई। तो आर्टरी के अंदर भी तो स्किन है ना, अंदर की लेयर, उसको क्या कहते हैं? एंडोथेलियम कहते हैं। तो सारी बॉडी में स्किन है, अंदर बाहर सब जगह स्किन है। जैसे नर्व्स का मैंने बताया, नर्व सब जगह फैली हुई है बॉडी से, ब्रेन से निकल के एक एक सेल तक नर्व फैली हुई है। अगर मेरे को अभी भी कोई चीज़ चुभ जाए पैर में, यानी थोड़ी सी भी, तो क्या होगा? तुरंत पता लगेगा। अगर कीड़ी काट ले तो, चींटी काट ले तो पता लगेगा ना। ऐसा नहीं कि ये दूर है तो इसलिए पता नहीं लगेगा, तुरंत पता लगेगा। तो पूरा कनेक्शन है ना। स्किन का भी कनेक्शन सारी बॉडी से है इस तरह से। एक तरह की आउटर हमारी बाउंड्री है, अंदर बाहर बाउंड्री है स्किन। फिर दूसरी बात है, तो एक ये हो गया, और साथ में ये तो एक सिस्टम, जो 5 कर्मेंद्रियां हो गई। फिर उसके बाद हमारा है इम्यून सिस्टम, हमारी बीमारी से लड़ने का सिस्टम, बीमारी से प्रतिरोधक
बीमारी से प्रतिरोध करना, लड़ना। जैसे हमारा एक बॉर्डर है ना, पाकिस्तान से हमारा बॉर्डर है, चाइना से हमारा बॉर्डर है। बॉर्डर पे क्या रहता है शुरू शुरू में? पहले तो बॉर्डर की लाइन रहती है ना। हमने आजकल वहाँ पे एक कांटे वाली तार लगा दी है, लगाई ना कांटे वाली तार, ताकि वो लोग डायरेक्ट आतंकवादी अंदर ना घुस सकें, लगाया है ना अभी। तो स्किन हो गई जैसे। फिर उसके बाद हमारी फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है हमारी, बीच में चौकियाँ बनी हुई हैं, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पहले हमारी रक्षा करती है वहाँ पर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारी, फिर आर्मी की हमारे डिफरेंट छावनियाँ बनी हुई जगह जगह। कुछ बॉर्डर के नज़दीक हैं, कुछ बॉर्डर से दूर भी हैं, बीच बीच में भी हैं। आगरा में है, जैसे अम्बाला में है ना, हैदराबाद में है, भोपाल में है छावनियाँ हमारी। कैंट, दिल्ली, इसे दिल्ली कैंट जैसे क्या, दिल्ली में भी है, कैंट्स कहते हैं उनको ना, कैंटोनमेंट्स कहते हैं। तो वहाँ पर हमारी आर्मी रहती है, आर्मी के ट्रेनिंग कैंप्स भी हैं, ऐसे होते हैं ना। तो इस तरह से हमारी जगह जगह हमारी ये हमारा इम्यून सिस्टम, वो बीमारी मतलब दुश्मन से लड़ने का सिस्टम है ना हमारा। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में भी है इम्यून सिस्टम। तो हमारी बॉडी में ब्लड में वो सेल्स होती हैं, और ब्लड में वो न्यूट्रोफिल्स कहते हैं उनको, लिम्फोसाइट्स कहते हैं, पॉलीमॉर्फ्स कहते हैं, मतलब मोनोसाइट्स कहते हैं, है ना। और भी सेल्स हैं, जैसे फिर हमारी छावनियाँ भी हैं, यहाँ पर हैं लिम्फ नोड्स होती हैं, यहाँ पर लिम्फ नोड्स हैं, यहाँ पर लिम्फ नोड्स हैं। जब इन्फेक्शन होता है देखा होगा ना आपने, गांठें बन जाती हैं, तब वो छावनियाँ एक्टिव हो जाती हैं। मतलब ये छावनियाँ हैं ना जो, तो एक्टिव हो जाती हैं। जैसे गले में इन्फेक्शन, टॉन्सिल हो गए तो यहाँ गांठें बन जाएंगी। अगर कोई फुंसी निकला इस एरिया में तो यहाँ पर गांठ बन जाएगी, यहीं में गांठ बन जाएगी, है ना। तो ये गांठें यहाँ पर गांठें, कैंसर होगा यहाँ गांठें बन जाएंगी, है ना। इस तरह से कोई और बात होगी, यहाँ गांठें बन जाएंगी। यहाँ भी पेट के अंदर भी यहाँ गांठें होती हैं, लिम्फ नोड्स होती हैं। सांस की जो नाली ट्रेकिया, उसके आसपास भी लिम्फ नोड्स होती हैं, है ना। पूरा डिफेंस सिस्टम है। फिर एक तिल्ली है, स्प्लीन है, थाइमस है, यहाँ पर एक थाइमस ग्लैंड होती है। तो पूरा डिफेंस सिस्टम बाकायदा कोऑर्डिनेट होता है। कोई भी इन्फेक्शन बॉडी में होता है तो उसको लड़ने के लिए, उसकी बाकायदा मुकाबला करने की प्लानिंग होती है, कैसे प्लानिंग की जाए। पहले न्यूट्रोफिल काम आते हैं, फिर लिम्फोसाइट्स काम आती हैं, फिर वहाँ से भी काम नहीं चलता तो फिर बॉडी यहाँ से जो छावनियों से और सेना भेजी जाती है लड़ने के लिए, ठीक है। तो पूरी लड़ाई होती है, किंतु फिर भी बैक्टीरिया, कीटाणु क्या क्या इतने स्ट्रांग होते हैं, हमारा सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। इन्फेक्शन हावी हो जाता है, हमारे पस पड़ जाती है ना। कोई कई बार इन्फेक्शन इतना इन्फेक्शन सीवियर हो जाता है कि वहाँ से भी तोड़ के इन्फेक्शन खून में फैल जाता है ना, राइट। तो इम्यून सिस्टम हमारा बीमारी से लड़ने का सिस्टम। फिर बोन मैरोज है, हमारी हड्डियों के अंदर भी खून बनता है ना। ये हड्डियाँ जो है हमारी क्या करती हैं, हड्डियों में खून बनता है, हड्डियों के अंदर, उसको बोन मैरो कहते हैं। वो सिस्टम भी अंदर बना हुआ है सारा, है ना। तो वहाँ से ये प्रोड्यूस होती है, ये उनका प्रोडक्शन सिस्टम। जैसे ट्रेनिंग सेंटर मैंने बताया ना, तो ये वहाँ का प्रोडक्शन सेंटर कहाँ पर है, बोन, हड्डियों के अंदर पूरा प्रोटेक्शन है। देखो आजकल क्या करते हैं, आर्मी के जो हेडक्वार्टर्स होते हैं ना, कहाँ बनाते हैं आजकल, अंडरग्राउंड बनाते हैं, ताकि दुश्मन को पता न लगे, है ना। तो हमने भी क्या बनाया, कहाँ अंडरग्राउंड बनाया है ना, हड्डी के अंदर है, किसको पता भी नहीं लगेगा। चोट लगे तो भी कुछ बाहरी चोट लगे, अंदर नहीं, वो हमारा बोन मैरो का सिस्टम खराब ना हो जाए, जो खून बनने का सिस्टम है वो बिगड़ ना जाए, पूरी प्रोटेक्शन है, राइट। तो ये फिजिकल बॉडी मतलब पूरे के पूरे जो ये अंग हो गया। फिर इम्यून सिस्टम के बाद लंग्स आते हैं, हमारे 2 लंग्स हैं। लंग्स का क्या काम है, श्वास लेना, ऑक्सीजन अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। फिर ऑक्सीजन यहाँ से निकल के कहाँ जाती है, पूरी की पूरी बॉडी में हर सेल सांस लेती है, हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है। खून के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वापस आई लंग्स में, और फिर वो वापस श्वास के द्वारा बाहर निकल गई। तो हर सेल सांस ले रही है, यहाँ से जा रही है ऑक्सीजन, फिर बॉडी के हर सेल में खून के द्वारा जा रही है, ठीक है। तो लंग्स हो गए। फिर हार्ट है, फिर एक सिस्टम कौन सा वाला है, हार्ट। हार्ट क्या करता है, 1 मिनट में 70 बार धड़कता है ना, 70 टाइम्स धड़कता है। और मैंने बताया 60,000 लंबी पाइपलाइन है, 60,000 माइल्स। सभी आर्टरीज को जोड़ दो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, कितना हो गया, 60,000 माइल्स बन गई। तो 1 मिनट में हमारा हार्ट 70 बार खून भेजता है। ये माता जी को समझ आता नहीं आता, अरुणा माता, मैं बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको। ये गुजराती समझती है ना बिल्कुल, इसको गुजराती में बताने वाला कोई भाई चाहिए ना। मैं हिंदी में बोलूँ तो गुजराती में समझे, इसको ट्रांसलेशन करके बताओ। साथ में बैठो इसके साथ, इसका पति कौन है, साथ में बैठो। आपको हिंदी आती है, हिंदी आती है ना, तो इसको हिंदी में समझाओ जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है।
पीछे जाके बैठ जाओ ताकि आवाज इधर डिस्टर्ब नहीं करे, उधर जाके इधर आके बैठ जाओ, दोनों इधर आके बैठ जाओ कुर्सी पे। ठीक है, फिर हार्ट से पूरी बॉडी में तो 70 बार हम श्वास जब भी पंप करेगा 60,000 मील में, तो हार्ट कितना काम कर रहा है। और उसके बाद भी हम कितने निर्दयी होते हैं। ऐसे हार्ट जो इतना काम कर रहा है, एक बार में 60,000 मील लंबी पाइपलाइन में खून भेज रहा है और 1 मिनट में 70 बार भेज रहा है। इतनी बड़ी लंबी पाइपलाइन में 70 बार, पूरी की पूरी लाइन में 70 बार भेजता है। और हम जब चिंता करते, गुस्सा करते तो क्या होता है, जल्दी करते क्या होता है, हार्ट को 70 की बजाय 80 बार भेजना पड़ता, 90 बार भेजना पड़ता, 100 बार भेजना पड़ता। तो पहले ही ओवरबर्डन्ड है, तो उसको हम अपने स्वभाव से और ज्यादा उसको बर्डन डाल देते। तो करना चाहिए ना। एक घोड़ा दौड़ रहा है, अच्छा दौड़ रहा है, फिर भी आप चाबुक मारे जा रहे हो, चाबुक मारे जा रहे हो, तो क्या होगा, और तेज दौड़, और तेज दौड़, फिर क्या होगा, क्या होगा फिर घोड़ा कलेप्स हो जाएगा ना, कहेगा भी मेरे से तो जितना दौड़ सकता उतना दौड़ रहा हूं, फिर भी क्यों मार रहे हो, है ना। अब बोल तो बेचारा सकता नहीं है ना, किंतु हार्ट भी बोल सकता है क्या, बोलता नहीं है, बेचारा काम करता रहता है, काम करता रहता है। आप कोड़े मारते रहते हो, चाबुक मारते रहते हो, और एक दिन ठंडा हो जाता है। राइट। फिर हार्ट के बाद नेक्स्ट सिस्टम कौन सा आता है, हमारा आंतें, पेट, लिवर और पेट। आंतें, आंत 24 फुट लंबी है, यहां से लेकर नीचे तक 24 फुट लंबी आंत होती है। तो आंतों में क्या होता है, जो खाना जाता है ना, हम खाना खाते हैं पहले दांतों में चबाते हैं और यहाँ पे जूस निकलता है, वो जूस निकल करके उसमें मिक्स होता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स को यहीं पचा देता है। अगर हमने खाना नहीं खाया, नहीं चबाया यहाँ पर, तो क्या होगा, जूस वेस्ट गया, और वो काम जो पचाने का था यहाँ पर वो पचेगा ही नहीं खाना नीचे। वो ऊपर तो अंदर तो एसिड है, वो प्रोटीन पचाने के लिए है ना, नीचे फिर प्रोटीन को पचाने के लिए पेनक्रियास से जूस निकलेगा, आंतों से जूस, पेनक्रियास उसको, वो लीवर से जूस निकलेगा, वो फैट को पचाने के लिए निकलता है, और जो पेनक्रियास से निकलता है वो प्रोटीन को पचाने के लिए निकलता है। एसिड उसको तैयार करता है। आगे कार्बोहाइड्रेट को पचाने की सिस्टम बहुत वीक होती है, तो इसलिए खाने को अच्छे से चबाना चाहिए। जिसके पेट में दांत हो वो ना चबाए, कोई हर्जा नहीं। आप किसी के पेट में दांत है क्या, जिसके पेट में दांत लगे हों वो यहां ना चबाए, ठीक है। जिसके पेट में, जिसके मुंह में दांत है तो उसको चबाना कहाँ चाहिए, मुंह में चबाना चाहिए ना, है ना। तो गाय की जगह वो ऐसा सिस्टम इंसान में नहीं ना कि निकाल के दोबारा मुंह में डालेगा ना, उसमें तो अलग सिस्टम होता है गाय में। तो हमको बहुत चबा चबा के खाना खाना चाहिए, ठीक है। और फिर खाना खाने के बाद फिर नीचे खाना जाएगा, फिर सिस्टम से खाना चलेगा। अब जो है एक चीज यहाँ पर समझने की क्या है, लीवर भी यहाँ पर है। तो ये जो हमारा जो सिस्टम है, 24 फुट लंबी आंत है। हमारी आंतों की जो दीवार कैसे होती है, जैसे आरी देखी है आपने, आरी देखी है ना। तो आरी कैसे ऐसे होता है ना, मैंने ये जैसे डायग्राम भी बनाया ना, ऐसी दीवार होती है, जैसे वेव्स बनाई ना, ऐसे ही दीवार अंदर की होती है, ऐसे करके होती है, दोनों तरफ से ऐसी दीवार होती है। तो उसमें आंतों में रिसेप्टर्स लगे होते हैं। कितना खाना पचेगा, कितना हमको चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना फैट चाहिए, कितना विटामिन चाहिए, विटामिन ए कितना चाहिए, बी कितना चाहिए, सी कितना चाहिए, डी कितना चाहिए, कैल्शियम कितना चाहिए, मैग्नीशियम कितना चाहिए, आयरन कितना चाहिए, जिंक कितना चाहिए, वो डिमांड आती है बाकायदा। और रिसेप्टर्स उसको सेंस करते हैं कि पेट में क्या क्या खाने को आ रहा है, क्या खाया आपने, वो नीचे कितना पहुंच रहा है और हमको कितना चाहिए। ये नहीं कि आपने 100 ग्राम घी खा लिया तो 100 ग्राम का 100 ग्राम खून ले लेगा, नहीं, ऐसा नहीं। डिमांड अगर सिर्फ 1 ग्राम की आई है तो 1 ग्राम ही पचेगा। मतलब हमारी सेल्स जो हैं 1 ग्राम को ही अंदर लेंगी, ज्यादा को अंदर नहीं लेंगी। समझ रहे हैं आप। 99 ग्राम जो घी है वो कहां जाएगा, लेटरिन में निकल जाएगा। समझ रहे हैं डॉक्टर शारदा, समझ रहे मनमानी जी, क्लियर हो रहा है ये बात मन में कि हमारे अंदर रिसेप्टर्स हैं। अगर आपने आयरन खा लिया, मान लो 2 ग्राम आयरन खा लिया आपने, और सिर्फ बॉडी को 5 मिलीग्राम चाहिए, तो 5 मिलीग्राम ही एब्जॉर्ब होगा, 10 मिलीग्राम नहीं होगा। ऐसे अंदर रिसेप्टर्स हैं लगे हुए।
जितनी डिमांड, इससे एक्टिव प्रोसेस, खाना पचाने में एनर्जी खर्च होती है, अपने आप नहीं पचता है। तो जो एनर्जी खर्च होती है उसके अनुसार, मिस्टर वशिष्ठ सीधे होके बैठो, सीधे होके बैठो, अलर्ट होके बैठो। तरुण भाई सीधे होके बैठो, सीधे अलर्ट। आज आप कौन सी क्लास में हो? कल तो आप पैदा हुए हो ना, है ना, है ना? कल आपका बर्थडे था ना, है ना? तो इसलिए अलर्ट होके, समझदार बन के ना। कल केजी में थे, आज अपर केजी में आए हो, है ना, है? तो आज अपर केजी के हिसाब से बैठो, है ना। तो जो हमारे रिसेप्टर्स के अनुसार ही खाना पचता है। फिर तो हमने क्या किया है, हम भी बहुत समझदार हैं, है ना। हमने अपने रिसेप्टर्स को खराब कर दिया है। पहले जमाने में हर चीज का इलाज देसी घी होता था, पता है आपको? नहीं पता? पता है? तब रिसेप्टर्स ठीक काम करते थे, किंतु अभी रिसेप्टर्स खराब हो गए हैं हमारे। अभी रिसेप्टर्स कैसे खराब किए? एक तो मैदा की चीजें हम खाते हैं, जो मैदा है ना, रिफाइंड व्हीट फ्लावर जो होता है, उसे मैदा कहते हैं। तो मैदा क्या करता है, हमारी आंतों में जाके जम जाता है। ये जो दांतें हैं ना आंतों के, इनमें जाके जम जाएगा, और जमने से क्या होगा, वो वहां पर रिसेप्टर्स वहीं होते हैं, तो रिसेप्टर्स बंद हो जाते हैं, काम करना ही बंद कर देते हैं। अब सेंस ही नहीं कर सकते हैं कि कितनी डिमांड अंदर से आई, वो डिमांड कैसे पता लगेगी? फूड भी कांटेक्ट में नहीं आ रहा, और बाहर से रिसेप्टर जो मैसेज आया उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो रिसेप्टर्स। ठीक है। दूसरा, टेंशन। जब हम जल्दी, चिंता, गुस्सा करते हैं तो भी हमारे रिसेप्टर्स खराब हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। तो अब आपने मतलब 10 ग्राम घी भी खाया तो 10 ग्राम का 10 ग्राम एब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए आज के जमाने में बीमारी बढ़ रही है। पहले जमाने में कोई भी आदमी तेल नहीं खाता। तेल खाता था पहले जमाने में? 1960 में कोई तेल खाता था कोई भी आदमी? सरसों का तेल या डालडा घी भी नहीं खाते थे, सब देसी घी खाते थे, मक्खन और देसी घी खाते थे। तो भी हार्ट की बीमारी 100 में से एक आदमी को होती थी। और आज क्या हो गया, सब लोग तेल खाते हैं, और तेल खाने के बाद भी बीमारी कितनी लोगों को हो रही है? 100 में से 15 लोगों को हो रही है। कारण क्या? कि हमारे रिसेप्टर्स खराब हो गए। खराब करने वाले कौन? घर वाले कौन है? हमारी गवर्नमेंट? हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो हमारा जीभ के स्वाद के वश होकर खाते हैं, जीभ के स्वाद वश होकर खाते हैं, तो क्या होता है, वही तली चीजें खाते हैं, फ्राइड खाते हैं, मैदा की बनी चीजें खाते हैं, तो क्या होता है, वो हमारी आंतों को जाके हमारे रिसेप्टर्स को खराब कर देते हैं, जाम कर देते हैं, है ना। और दूसरा, टेंशन में आते हैं, बार बार गुस्सा करते हैं, गुस्से के बगैर काम नहीं चलता है बोलते हैं, जल्दी के बगैर काम नहीं चलता है ना। ऐसा बोलते हैं, बगैर गुस्से काम कैसे चलेगा? चिंता नहीं करे काम कैसे चलेगा? तो करो चिंता, तो करो गुस्सा, फिर क्या होगा? आपकी रिसेप्टर्स खराब हो जाएंगे, और रिसेप्टर खराब होके जो खाओगे खराब, जो भी खाओगे सब खून में जाएगा, और वहां से पॉइजन भी एब्जॉर्ब होंगे। जहां भी आपने जो भी जम गया, अंदर जो फैट जम गया, या अंदर जो भी आपने वो मैदा वाली चीज खाई, वो जम गई, तो वो क्या करेगी? वहां पर सड़ेगी ना। सड़ के क्या बनेगा? कौन सी गैस बनेगी? अमोनिया गैस बनेगी। जो बाथरूम में गैस होती है ना, बाथरूम के अंदर कैसी गैस होती है, वो गैस बनती है वहां पर, वो गैस बन के सड़ के वो खून में जाती हैं, और खून में जाके क्या करेंगे? सुख देंगे ना अंदर। क्या करेंगे? सुख देंगे, वो बीमारी पैदा करेंगे। इसलिए हमको किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए, ना कभी जल्दी करनी चाहिए, ना चिंता करना चाहिए, ना गुस्सा, ना उदास होना चाहिए, ना मन में टेंशन रखनी चाहिए। अपने मन की बातें हो तो शेयर करनी चाहिए रोज। अपने साथियों से शेयर करो, नहीं शेयर कर सकते तो किससे शेयर करो? भगवान से शेयर करो। विदेशों में लोग कुत्ते से शेयर करते हैं, डॉग से, डीओजी से, है ना। विदेशों में कहते हैं ना भाई आप कुत्ता पाल लो, कुत्ते को रोज शाम को बातें करो कुत्ते से, सारे मन की टेंशन कुत्ते को बता दो। और ये देखने में आया, कुत्ते को बात बताने से भी मन में बीमारी कम हो जाती है, हार्ट की बीमारी कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, डायबिटीज कम हो जाती है। तो आप कुत्ता पालेंगे क्या? कि कुत्ता पालने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसको ब्रेड खिलानी पड़ती है ना, रोटी खिलानी पड़ेगी, उसके लिए वो लैट्रिन करेगा, है ना, नहीं सब कुछ करेगा ना। कुत्ते को ज्यादा, अपने आप से ज्यादा ध्यान कुत्ते का रखना पड़ता है ना। कुत्ता बीमार भी होता है, कुत्ते का डॉक्टर पता है 500 रुपये फीस लेता है, आपकी फीस 100 रुपया होगी, उसकी 500 रुपया फीस होती है ना। तो बहुत ध्यान करना पड़ता है। कुत्ता रखना है आपको
तो वो डीओजी है ना। अगर इसको उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा, जीओडी ना। तो जीओडी कोई फीस नहीं लेता, कोई मेंटेनेंस फीस है ही नहीं उसकी, है ना। तो शाम को अगर अपने मन की बातें सब उसको बता दो, एक लेटर लिखो। ऐसे नहीं बोलो बैठ के सामने, चित्र के सामने बैठ गए, ऐसे नहीं, ऐसे जाता नहीं है, अंदर अंदर घूमता रहता है। साइकोलॉजी का नियम कहता है, साइकोलॉजी में नियम है कि मन की बातें दो तरह से निकलती हैं, या तो बोलने से निकलती हैं या लिखने से निकलती हैं। आजकल सुनने वाला कोई नहीं है। आप अपनी पत्नी को सुनाओगे ना तो क्या करेगी पत्नी, कहेगी मुझे आपकी बकवास नहीं सुननी, रोज आपकी वही बातें होती हैं। अगर पत्नी सुनाना चाहे पति को तो क्या कहेगी, 30 साल से तुम्हारी सुन रहा हूँ, मुझे और सुननी नहीं है, मेरा मन पक गया आपकी बातें सुन सुन, है ना। यहाँ तक भर गया है ना, यहाँ तक भर गया है। नहीं ऐसे बोलते नहीं बोलते, मेरे को बहुत काम है, मेरे को आपकी फालतू बातें सुनने का समय नहीं है ना। तो फिर किसको सुनाओ, खाली कौन बैठा है ना। गॉड बिल्कुल खाली है, एकदम खाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। कभी नहीं कहेगा आप 2 घंटे बाद आना, वो कहेगा आ जाओ तुरंत, मैं खाली बैठा हूँ, आ जाओ, है ना। तो लिखो एक लेटर, उसमें लिखो, बाबा को एक लेटर लिखो, बाबा मेरे मीठे बाबा, मेरे मन में आज ऐसा हुआ, आज मेरे को ये वाली बात याद आई, उसने आज मुझे ऐसा कहा, मुझे फील हो गया, मेरे को बहुत दुख आ रहा है उस बात का, है ना। जो ऐसा भी लग रहा है, जो भी लग रहा है, जैसा भी है फीलिंग है, मेरी पत्नी ने आज मुझे ऐसा बोला, मेरे पति ने आज मुझे ऐसा बोला, मेरे बच्चे ने आज ऐसा बोला, मेरी बहू ने आज ऐसा बोला, है ना। या मुझे वो बात याद आ गई, वो देखा ना तो मुझे ऐसी बात याद आ गई, आज मेरे को ये अंदर से बहुत दिल में दुख हो रहा है इस बात का, मेरे से आज ये गलती हो गई। जो गलती भी हो गई तो लिखो उसमें, है ना, लिख के और फिर साइन करो नीचे, और फिर नीचे मन में एक दृढ़ प्रतिज्ञा लिखो नीचे कि बाबा आज जो कुछ हुआ, जो हुआ, कि तू आज, कल से मैं आज आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ या प्रतिज्ञा करती हूँ कि कल से मैं गलती नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। ठीक है, वो प्रतिज्ञा जो की उसको निभाना भी है, खाली ये नहीं करना कि बस आज लिखी कल फिर वो गलती करो, है ना। ध्यान रखो कि मैंने आज किससे प्रतिज्ञा की है, किससे की है, भगवान से की है ना, कोई बूढ़े बाबा से नहीं की है, ठीक है, किससे की है, ऑल माइटी से की है ना। तो उसको मुझे निभाना भी है, टेंशन भी रखनी है। तो लिख करके और फिर बाबा की याद में बैठ जाओ, ठीक है। बैठ के लेटर को लेके सूक्ष्म वेतन में, जैसे सूक्ष्म वेतन बताया ना आज आपको, कल भी बताया था, ये सूर्य चांद तारों के ऊपर ना एक सूक्ष्म वतन है जहाँ पे ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, उनके अंदर शिव बाबा आए हुए हैं। तो शिव बाबा बाप है और ब्रह्मा है दादा, दादा मीन्स बड़ा भाई, है ना। तो बाप और दादा दोनों कंबाइंड रूप में वहाँ बैठे हैं। तो उनके पास जाओ, बाबा ये मेरे आज का लेटर, फिर बाबा जैसे पढ़ रहा है उसको फील करो, बाबा मेरा लेटर पढ़ रहा है, और फिर उसके बाद नीचे आ जाओ और बाबा कुछ आपको बात कहे तो सुनो उनकी, और उसके बाद फाड़ के डस्टबिन में डाल दो। रोज सोने से पहले करो तो आप देखेंगे आपका मन साफ होता जाएगा, क्लीन होता जाएगा, और आपके रिसेप्टर काम करना शुरू कर देंगे। इसबगोल हम आपको क्यों देते हैं, इसबगोल देने का पर्पस भी यही है कि इसबगोल क्या करता है, खाने के पहले देते हैं। वो इसबगोल क्या करता है, फूल जाता है, पूरा गिलास पानी से लेना होता है, तो फूल करके इनके बीच में जाएगा, ये ना जो ये ब्रुश जैसा बना हुआ ना ऐसा, उसमें से जो चर्बी, जो गंदगी जमी हुई है उसको निकाल देगा, साफ कर देगा, कॉलम जैसा बन जाएगा, तो उसको साफ करता हुआ ले आता है। तो पूरे आपके जो रिसेप्टर्स है काम करना शुरू कर देते हैं, और रिसेप्टर्स फिर उतना ही एब्जॉर्ब करेंगे जितना आवश्यक है। और आपको खाना देते हैं, सुबह स्प्राउट देते हैं, बीन्स देते हैं, क्यों देते हैं, फाइबर झाड़ू का काम करता है, अंदर सफाई करता है आंतों की। आंतों की सफाई क्यों, कब्जी ठीक करने के लिए नहीं कर रहे हैं हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी आंतें, आपके रिसेप्टर्स ठीक काम करते रहें। ठीक है प्रभुलिंग भाई, समझ रहे हैं आप, हैं? रिसेप्टर्स ठीक काम करते रहे, है ना। वो तो क्लास पूरी कराएंगे, मैं तो आपको अभी आंतों के हिसाब से बातें बता रहा हूँ, ठीक है, कि जो हमारा रिसेप्टर्स, जो हमारा 24 फुट लंबी आंत है, और रिसेप्टर्स इतना, हमारी आंतें इतनी पावरफुल हैं। आप समझा रहे हो, पीछे जाके बैठ गए हो, इसको बताओ ना हिंदी में करके, बताओ ना, इसको बताओ हिंदी में करके। तो अगर ये इनको खोल दिया जाए ना, आंतों को खोल दिया जाए ऐसे पूरी, जैसे ये ऐसे ऐसे हुई ना आते, तो ऐसे खोल दें तो पता कितनी लंबी हो जाएगी आंत, कहां तक पहुंचेगी, यहां से चांद तक की दूरी तय हो जाती है। थोड़ी दूरी नहीं, इतनी सरफेस बन जाए, 2 इंच लंबी अगर हम एक स्ट्रिप बना दें आंत की काट के, पूरी की पूरी खुलती जाए खुलती जाए खुलती जाए, तो क्या होगा,
इतनी दूर जगह पर हमारे रिसेप्टर्स में खाना पचता है, वो सेंस करते हैं, खाना पचता है। नहीं तो प्रोटीन को तोड़ने के लिए, फैट को तोड़ने के लिए आपको 1000 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 1000 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। उस रिएक्शन को बाहर अगर करना हो ना, लेबोरेटरी में करना हो, तो 1000 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। आपको 37 डिग्री पे रिएक्शन करनी होती है। तो इतनी बड़ी सरफेस पे जाकर के एंजाइम्स, पीएच, वो सब मिला करके एक्यूरेट तब खाना पचता है। और हम क्या करते हैं, स्वाद के वश होकर क्या करते हैं, अपने स्वाद के वश होकर क्या करते हैं, इस इतनी बड़ी लंबी लाइन को क्या करते हैं, 24 फुट का बना देते हैं। नेचुरली बंद हो गए, छेक बंद हो गए तो क्या होगा, बीच में जगह बंद होगी तो क्या हो गया, 24 फुट हो गया ना वापस। समझ में आया कोई बीमारी क्यों हो रही है? इसलिए इसबगोल दोनों टाइम लेना बहुत आवश्यक है, दोपहर में भी और शाम को भी। सुबह को इसबगोल क्यों नहीं, क्योंकि आपके खाने में बहुत फाइबर है ना। स्प्राउट ले रहे हो वो भी फाइबर है, बीन्स ले रहे हो वो भी बहुत फाइबर है ना, वो फाइबर ही फाइबर है ना। दलिया खा रहे हो वो भी फाइबर है। इसलिए सुबह के टाइम इसबगोल लेने की आवश्यकता नहीं है। लंच में आप दाल रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, उसमें फाइबर कम है, इसलिए आपको इसबगोल पहले। शाम को भी आप दाल रोटी खा रहे हो, दाल नहीं खा रहे हो, सब्जी रोटी खा रहे हो, वहाँ भी फाइबर कम पड़ जाता है, तो वहाँ इसबगोल लेना और पूरे गिलास पानी से लेना। और परमात्मा की याद में खाने से क्या फायदा है, परमात्मा की याद में खाना खाएंगे ना तो क्या होता है, तो स्वाद का असर कम हो जाता है, विल पावर आ जाती है। स्वाद के वश नहीं खाते, फिर परमात्मा की याद में खा रहे, सूखी रोटी खाते हैं। जैसे नहीं कहते ना, कृष्ण ने क्या किया था, विदुर के घर खाना खाया ना, विदुर ने क्या बनाया था, क्या सब्जी बनाई थी, क्या बनाई थी, हाँ, कौन सा साग बनाया था, सिंपल रोटी बनाई थी ना, और सब्जी बनाई थी, हरी सब्जी बनाई थी। और वहां क्या बना था, दुर्योधन के पास क्या बना था, है ना, खीर बना था, कितने पकवान बने थे पता नहीं, बहुत सारे पकवान बने थे, है ना। तो उसने उसके घर खाना नहीं खाया, कहाँ खाना खाया, विदुर के घर खाया, क्योंकि परमात्मा प्यार में खाना खिला, वो भगवान को प्यार करता था, इसलिए उसने खाना खिलाया। वो प्यार नहीं करता, वो मतलबी आदमी था, ठीक है ना। तो मतलबी के घर नहीं खाना खाया। तो हमको भी, कृष्ण को भी पता था कि मैं हरी सब्जी खाऊंगा, सूखी रोटी खाऊंगा तो आर्टरी ब्लॉक नहीं होगी, ठीक है, नहीं, और वहां खाऊंगा तो फ्राइड होगा ना, खीर होगी, कुछ तला हुआ पदार्थ होगा, तो आर्टरी क्या होगी, ब्लॉक हो जाएगी, है ना। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे भी ले सकते हो, दूसरी तरह से भी ले सकते हो, ठीक है ना। कि हमें क्या करना चाहिए, प्यार में खाते हैं ना तो हमें स्वाद का पता नहीं लगता है, और वो भी अच्छा लगता है, सूखी रोटी भी अच्छी लगती है। तो हम जब खाएंगे तो वो हमारे रिसेप्टर्स भी काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो फिर हमें, हमारी जो आर्टरीज है वो खुलती जाती है, बंद नहीं होती है जी। इसबगोल बेसिकली एक तरह का सीड होता है, एक सीड होता है, इधर बहुत उगता है, ऊंजा की तरफ बहुत उगता है, ऊंजा और इधर क्या सिद्धपुर की तरफ बहुत उगता है। वो सीड होता है, सीड का छिलका होता है, ये सीलियम नाम का एक बीज होता है, उसका हस्क है, ये बीज नहीं है, उसका छिलका है सिर्फ, ठीक है। ऐसे सॉल्युबल फाइबर है ये, बाकी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। लंबा समय लो, कितनी देर मर्जी लो, ये आंतों को साफ करता है। और इवन एक फायदा और भी है, ये खाने में से जो थोड़ा पता घी होता है ना, उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो टॉक्सिन्स होते हैं ना, पदार्थ, जैसे अभी आजकल हर चीज पे इंसेक्टिसाइड छिड़के जाते हैं, हर चीज पर, सब्जी हो, फल हो, सब पर पॉइजन्स, वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कीड़े मारने की दवाई डाली जाती है, तो उस कीड़े मारने वाली दवाई को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करके लेटरिन में निकल जाता है, अंदर पचता नहीं है। ये इसबगोल को पेट में जाता नहीं, खून में जाता नहीं है, वो लेकर के उसको भी बाहर निकल जाता है। तो जितना भी पॉइजन है आपके खाने में, उसको लेकर के बाहर निकल जाता है। और कोलेस्ट्रॉल को भी, खाने में जो कोलेस्ट्रॉल है ना ज़्यादा, थोड़ा बहुत चला भी जाए, उसको भी पकड़ लेता है, पकड़ के बाहर निकल, राइट। तो फिजिकल बात समझ आई, ये हमारा ये हो गया, पेट हो गया। फिर पेट के बाद हमारा सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम, उसमें हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस से 9 हार्मोन निकलते हैं, पिट्यूटरी से 8 निकलते हैं, 17 हार्मोन सुबह सुबह निकलते हैं, और ये अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं।
कभी निकलते हैं? इसको कहते हैं अर्ली मॉर्निंग पिट्यूटरी सर्ज। पिट्यूटरी ग्लैंड सारी बॉडी की मास्टर ग्लैंड है। सारी बॉडी में 70,000 बिलियन सेल्स में हार्मनी कैसे होगी हार्मनी? आपस में मिलजुल के काम करें, कैसे करेंगे? ये हार्मोन्स उसको आपस में मिला जुला के काम करने की केमिकल्स हैं जो यहां से निकलते हैं, और वो निकलते हैं अर्ली मॉर्निंग 2 से लेकर के और 5 बजे तक। मैक्सिमम टाइम उसका निकलने का है 4 से 5। रिसर्च में पाया गया कि अगर आप आधा घंटा के लिए अगर आनंद में बैठ जाएं उस समय 4 से 5 के बीच में आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा आनंद की स्थिति का एंजॉय कर लें, तो 17 हार्मोन हार्मनी में निकल जाएंगे, मतलब बैलेंस में निकल जाएंगे। ये जो किक सुबह सुबह ठीक आ गई तो क्या होगा? 24 घंटा आपकी बॉडी में फर्स्ट क्लास काम चलता रहेगा, हार्मनी होती रहेगी। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता जाएगा, डायबिटीज है डायबिटीज भी जल्दी कंट्रोल होती जाएगी, और अगर हार्ट की बीमारी है तो हार्ट की बीमारी भी ठीक होती जाएगी, और भी कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, पैरों का दर्द, और भी कोई बीमारी है, एसिडिटी की बीमारी, सिर का दर्द, कोई भी रोग है शरीर में तो वो रोग जल्दी जल्दी ठीक होते जाएंगे। और अगर 4 से 5 वो टाइम आप सोते रहे, सबके लिए है ये, हर इंसान के लिए है, खाली हार्ट वालों के लिए नहीं है। अगर आप वो टाइम सोते रहे तो क्या होगा? ये समय सपने बहुत आते हैं, और ये सपने भी डरावने आते हैं। आपने देखा होगा 10 से 12 जो हम सोते हैं ना, नॉर्मली हमारे एक घड़ी लगी है यहाँ पर, उसे हम कहते हैं टाइम क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। वो क्लॉक कहते हैं कि आप 12 बजे से पहले एक नींद की साइकिल पूरी कर लो, तो एक साइकिल 2 घंटे की होती है। एक साइकिल में 2 तरह की नींद होती है, एक तो सपने वाली, एक बिना सपने वाली गहरी नींद। जो पहली साइकिल है 10 से 12 की, उसमें 10 मिनट से सपने वाली नींद होती है, 1 घंटा 50 मिनट गहरी नींद होती है। फिर 12 से 2 बजे की जो नींद है उसमें 30 मिनट सपने वाली नींद होती है। 1 घंटे उसमें 90 मिनट कैसी नींद होती है? गहरी नींद, और 30 मिनट सपने वाली नींद। और 2 से 4 जो नींद होती है उसमें 50 मिनट सपने वाली नींद होती है, 70 मिनट गहरी नींद, 50 मिनट सपने वाली नींद। और अगर आप 4 से 6 सोते हैं तो उसमें 90 से 100 मिनट सपने वाली नींद होती है। 4 से 6 अगर सोते हैं तो बस सपने आते हैं और कुछ नहीं आता, नींद बहुत कम, 10, 15, 20 मिनट नींद आती है। और 10 से 4 जो सपने दिखाई देते हैं वो याद नहीं रहते हैं, किंतु 4 से 6 वाले सपने याद रहते हैं। और जब आप 4 से 6 सोते हो तो उठते ही क्या होता है? क्या क्या सपने आते हैं 4 से 6 अधिकतर? या तो विकारों के सपने आएंगे, काम विकार के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के आएंगे, या कोई मर गया है, या कोई ऐसा सपना आएगा आग लग गई है ना। आप ये अधिकतर माताओं को ज़्यादा सपने आते हैं, वो उठ के क्या करेंगी? देखो देखो मेरी माँ ना, मेरे को सपना दिखाया मेरी माँ मर गई है ना, जरा फ़ोन करो, जरा पूछो तो सही माँ मम्मी ठीक है कि नहीं है ना। या तुम्हारी माँ मर गई, या मेरी माँ मर गई। माँ ज़्यादा मरती हैं वैसे देखते ना। या कोई और सपना आता है। सपना कैसे आते हैं? कोई ना कोई मतलब इंसिडेंट ऐसा आएगा, एक्सीडेंट हो गया, कोई अपना नियर डियर वन उसमें एक्सीडेंट में खराब हो। आपको याद होगा, आपको अपने अपने सपने सबको याद होंगे। मतलब कुछ ना कुछ बच्चों के सपने आएंगे, बच्चा बीमार हो गया, इस तरह के सपने आएंगे, बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, और फिर आप तुरंत एंजाइटी होती है, तो आप फोन करके पता करते हो उठते ही, आप ठीक तो हो ना। ये नहीं पूछते आपका एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, तो ये इतना ही पूछते ना, पॉजिटिव पूछते ना, ठीक हो ना, तो फिर देखते हैं हाँ ठीक है ना। तो क्योंकि वो कई बार सपने अपने ही संकल्पों के हिसाब से आते हैं। तो अब मान लीजिए 4 से 6 आप सो रहे हो और आपको सपना, डरावना सपना आ रहा है, तो क्या होगा? कौन से वाले हार्मोन ज़्यादा निकलेंगे 17 में से? जो चिंता वाले, टेंशन वाले ज़्यादा निकल जाए, ACTH ज़्यादा निकलेगा। तो फिर यहाँ से 8 बजे वो हार्मोन, टेंशन वाला हार्मोन ज़्यादा निकाल देगा, और फिर सारा दिन आप परेशान रहोगे। इसलिए सुबह के टाइम को क्या क्या कहा जाता है? ब्रह्म मुहूर्त। तो इसलिए सुबह उठना हर व्यक्ति के लिए, बच्चों के लिए भी आवश्यक है। तभी कहते हैं ना, पहले उठते भी थे लोग पहले 4 से 6, अभी तो लोग सबके सब 6-7 बजे उठते हैं, 8 बजे भी उठने वाले हैं।
इसलिए बीमारियां बढ़ रही हैं। ठीक बात है। तो सबको ही 4 बजे उठना चाहिए। पहले हमारे पेरेंट्स इतना स्ट्रिक्ट होते थे, कोई मतलब 4 बजे के बाद सो ही नहीं सकता है, वो उठेंगे सबको उठाएंगे पहले। आज के पेरेंट्स खुद ही 6 बजे से 7 बजे सोते हैं, तो बच्चे भी आराम से सोते हैं 7 बजे तक। ऐसा है कि नहीं? तो इसलिए हमको सबको 4 बजे, ये हार्मोन सुबह सुबह निकलेंगे। फिर 5 बजे थायराइड हार्मोन निकलता है ना। फिर हार्ट के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं, पेनक्रियास, इंसुलिन, इंसुलिन का एक यहाँ पेनक्रियास ग्लैंड है, वो एक तरह का, वो उसमें इंसुलिन निकलती है। इंसुलिन क्या करती है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है, ग्लूकोज को सेंस करके इंसुलिन निकलती है। इंसुलिन वो करेंसी है, इंसुलिन जैसे नोट होते हैं ना, रुपया होता है ना, बाजार में जो मर्जी अवेलेबल हो, किंतु आपके पास रुपया अगर ना हो तो क्या करेंगे आप, बताइए अविनाश भाई? अगर बाजार में सब कुछ मिल रहा है, सब्जियां भी मिल रही हैं, फ्रूट्स भी मिल रहे हैं, अनाज, हर तरह की चीज, हर चीज बढ़िया अवेलेबल है, और आपको सब अच्छा लग रहा है, लेना चाहिए लेना चाहिए, किंतु जेब में पैसे नहीं है, तो ले सकते हो क्या? ऐसे इंसुलिन है, अगर आपके अंदर इंसुलिन है, पेनक्रियास इंसुलिन निकाल रहा है, तो ही जो आपने खाना खाया है उसका ग्लूकोज बना है, तब ग्लूकोज खून में, सेल्स में जाएगा जब इंसुलिन हो। तो अगर इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज खून में नहीं जाएगा, और सॉरी उसमें सेल्स में नहीं जाएगा, और सेल्स में जाके एनर्जी बनती है, फिर एनर्जी नहीं बनेगी। ठीक है। इंसुलिन हर सेल के ऊपर चाबी का काम करता है, तो चाबी खोलेगा तो ग्लूकोज अंदर जाएगा। तो इंसुलिन है करेंसी, राइट। तो ये इंसुलिन कहाँ निकलता है, यहां से निकलता है, यहां से निकलता है। फिर हमारे यहाँ 2 ग्लैंड्स होती हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स 8 बजे और 4 बजे शाम को, सुबह 8 बजे शाम को 4 बजे यहाँ से स्टीरॉयड निकालती हैं, कॉर्टिसोल निकालती हैं। एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन का हार्मोन होता है, वो यहाँ से निकलते हैं। 2-3 हार्मोन ऐसे निकलते हैं जो चैलेंज के लिए निकलते हैं। नॉर्मली इंसान क्या करता है, सुबह उठने के बाद अपनी प्लानिंग करता है। क्या प्लानिंग करता है, क्या आज मुझे क्या क्या काम करने हैं, किन लोगों से मिलना है, आज क्या क्या मेरी दिन में क्या क्या मेरी अपॉइंटमेंट्स हैं। तो उसको फेस करने के लिए ये 8 बजे तक, 8 बजे वो हार्मोन निकलते हैं। अगर आपने सुबह उठ करके, सुबह उठने के बाद अगर आपने क्या किया, बहुत ज़्यादा प्लानिंग की, बहुत ज़्यादा चिंतन किया, बहुत ज़्यादा चिंता की, तो क्या होगा, ज़्यादा टेंशन वाले हार्मोन निकल आएंगे, चैलेंज वाले हार्मोन। तो फिर क्या होगा, सारा दिन फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, मतलब अर्थात आपको जैसे जल्दी लगी रहेगी, चिंता लगी रहेगी, उदासी आती रहेगी, गुस्सा आता रहेगा। हम नॉर्मली क्या करते हैं उठने के बाद, अभी क्या करते हैं, पहले ज़माने में क्या करते थे लोग, सुबह 8 बजे तक चुप रहते थे, उठते थे, नहा धो के तैयार होकर के फिर पूजा पाठ करते थे, 8 बजे तक चुप रहते थे, मुंह से कुछ भी नहीं बोलते थे। अधिकतर माताएं तो स्पेशली करती थी, किंतु आदमी भी ऐसे करते थे। जो अभी हमारा सिरोही कलेक्टर का, सिरोही जिले का जो हमारा जो ना वो है, इससे पहले वाला जो था, शायद ये इसका नहीं पता, वो सुबह 8 बजे तक कुछ भी काम नहीं कर, किसी को भी फ़ोन अटेंड नहीं करता था, जो कलेक्टर थे सिरोही के अभी पीछे। तो वो क्या करता, सुबह से उठ के 8 बजे तक पूजा करता था, 8 बजे के बाद ही फ़ोन अटेंड करेगा, उसका रूल था, अभी भी, अभी तक भी। तो इसलिए भी एक कारण था कि क्योंकि जब 8 बजे तक हम भगवान को याद करते तो क्या होता है, मन में पॉजिटिव संकल्प, विचार, पॉजिटिव बातें होती, और टेंशन वाले हार्मोन कम निकलते, सारा दिन शांति से काम होता, प्रेम से काम होता, खुशी से काम होता। और आजकल लोग क्या करते हैं, उठते ही क्या करते हैं, उठने के बाद तुरंत बाद क्या करते हैं, सबसे पहले क्या चाहिए उनको, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में क्या होता है, अच्छी अच्छी बातें होती है ना, अच्छी अच्छी बातें होती हैं, उसमें नेगेटिव विचार, नेगेटिव भावनाएं, नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव मेमोरीज, है ना, नेगेटिव टीम होती है। तो उसके कारण क्या होता है, आपकी अपनी टेंशन तो है ही, किंतु और बहुत सारे चैलेंज आपको मिल जाते हैं। समाज में ये हो रहा, उसने उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया, उसने उसको ऐसा कर दिया, वो नेता ऐसा बोलता है, वहाँ ऐसा हो गया, वहाँ भूकंप आ गया, वहाँ इतने लोग मर गए। वो सब टेंशन्स आपके, वो टीम जो है क्या करती है, बहुत सारा स्ट्रेस हार्मोन निकाल देती है।
और उसके कारण फिर आपको क्या होता है, सारा दिन फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स, आप इतने उत्तेजित हो जाते हैं, सारा दिन लड़ते रहते हैं, सारा दिन अखबार से भी, और साथ साथ मोबाइल भी क्या कर, सुबह उठते ही मोबाइल चालू होते हैं, फ़ोन चालू हो जाता है। हम लोग अपना मोबाइल 8 बजे चालू करते हैं, 8 बजे से पहले चालू नहीं करते हैं। अखबार हम भी पढ़ते हैं, किंतु दिन के टाइम पढ़ते हैं, लंच मतलब 1 बजे के आसपास ना हेडलाइन देखते हैं, वो भी सिर्फ 3-4 मिनट में देख लेते हैं, पूरा अखबार कभी नहीं पढ़ते हैं, वो भी हेडलाइंस देखिए मोटी मोटी। और वही स्पोर्ट्स पेज ज़्यादा देखते हैं, स्पोर्ट्स पेज में ना जैसे क्या हुआ, बस वो भी पूरी न्यूज़ नहीं पढ़ेंगे, बस मोटा ऊपर क्या हुआ, कौन हारा कौन जीता, है ना, बस इतना ही है जी। हाँ, तो वहाँ भी देखते नहीं है, जो हारे सो हारे, उनका काम है ना, हमारा क्या, हमारा उससे क्या लेने देना, गेम है ना, खेल है ना, तो खेल में कोई जीते हारे, तो हार जीत होगी ना। पर वो भी हम लोग 1 बजे से पहले नहीं देखेंगे, 1 बजे लंच के पहले देख लेंगे, वो भी स्कैन करेंगे सिर्फ, ऐसा नहीं कि उसको हमें कुछ दिमाग में भरना है। तो ये हमको, हमारे यहाँ क्या नियम बनाया है हमने, 7 से 8 हमारे यहाँ मुरली सुनाई जाती है सेंटर पे ना, तो सेंटर मुरली के, जैसे आपको सुबह सुबह सुनाई ना, आज मुरली सुनाई ना, मुरली के थोड़े पॉइंट सुनाए, तो मुरली क्या है, परमात्मा महावाक्य है, गीता है, श्रीमत है, डायरेक्शन है परमात्मा भगवान की, उसमें सिर्फ पॉजिटिव विचार होते हैं, पॉजिटिव भावनाएं, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव मेमोरीज होते हैं। तो अगर आप परमात्मा की बातें सुनते हैं सुबह सुबह 7 से 8, तो हमारे हार्मोन खुशी वाले ज़्यादा निकलते हैं, टेंशन वाले नहीं निकलते हैं, इसलिए हम सारा दिन शांति से, प्रेम से, खुशी से हर काम करते रहते हैं। यहाँ पर जो लोग खुश रहते हैं ना, इसका कारण ये है, सब 7 से 8 मुरली सुनते हैं, और मुरली सुन के फिर कोई काम करना शुरू करते हैं, कोई भी मुरली मिस नहीं करता है यहाँ पर। हम लोग भी देखो ना, मुरली, आज की मुरली ना देखो जेब में है ना, ये जेब में मुरली आज की है ना, ये हमने आज की जो सुनाई ना सुबह पढ़ ली, सुन भी ली, और हमारी जेब में। आप जेब में जैसे टाइम मिलेगा ना, यहाँ से जाऊँगा तो मैं क्या करूँ, रास्ते में निकाल के देखूंगा, हाँ आज बाबा ने क्या कहा, तो बुद्धि में कुछ और बातें लाने की बजाय आज बाबा ने क्या कहा, आज क्या काम, आज बाबा ने क्या डायरेक्शन है, आज का वरदान क्या है, आज का स्लोगन क्या है, तो बुद्धि में अच्छे अच्छे विचार डाल दिए, अच्छी भावनाएं डाली, अच्छा एटीट्यूड डाला, अच्छी मेमोरीज डाली, तो क्या होगा, मेरे अच्छे वाले हार्मोन निकलते रहेंगे। जैसे बताया ना, अगर अच्छे विचार डालेंगे तो अच्छे हार्मोन निकलेंगे, और अगर मैंने बुरे विचार डाले तो क्या होगा, बुरे वाले हार्मोन निकलेंगे, स्ट्रेस वाले हार्मोन निकलेंगे। नुकसान किसको और फायदा किसको, किसको फायदा होगा, नुकसान किसको होगा, मुझे होगा। तो अपने अंदर जो हमें जो बीमारी हुई है, हमारे अपने बुरे विचारों से हुई है, किसी ने हमको बीमारी की नहीं है, हमारे खुद के विचार हमें बीमारी पैदा करते हैं। अब मेरे हाथ में है मैं कौन से विचार अपने अंदर डालूं, राइट। तो हमारे सारे हार्मोन्स का कनेक्शन किससे है, हमारे सुबह 4 बजे वाली क्रिया से, और 8 बजे 7 से 8 जो हम करते हैं। एक बार आपने कर लिया तो समझिए आपकी सब प्रॉब्लम सारा दिन ठीक रहने वाली। इज दैट क्लियर। तो इसलिए हमने देखा, मैंने पिछले कई सालों में देखा, दिल्ली में कार्य करते हुए, जब दिल्ली में था मैं एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट में था, या और जगह पर था, और जगह काम, बहुत सारे मेरे अटैचमेंट्स थी। जैसे मैं 5 जगह अटैच था हॉस्पिटल से, डिफरेंट हॉस्पिटल से, तो और बहुत बिजी रहते थे हम लोग, बिजी इतना रहते थे, जैसे सुबह से हम लोग 5 जगह मुझे जाना है, 5 जगह मेरे पेशेंट एडमिट हैं, 5 हॉस्पिटल में राउंड लेना है, 5 जगह, हर जगह पेशेंट जाके देखने, उनके ऑर्डर्स डालने हैं कि भाई आप आज इसका ये इलाज चलेगा। जूनियर डॉक्टर नीचे काम करते थे, उनको बताना तो पड़ेगा ना, आप आज ये नर्सिस को बताना पड़ेगा, आज ये इनके ये ऑर्डर, ये दवाइयाँ इनको देनी है, इनकी ऐसी तबीयत, आज ये इन्वेस्टिगेशन करानी है। तो हम लोग पहले वो देखेंगे, और देखने के बाद फिर हमारे चैम्बर होते थे डिफरेंट जगह पर, 12 से 2, 10 से 12 कहीं और, फिर 12 से 2 कहीं और, फिर शाम को 4 से 6 कहीं और, 6 से 8 कहीं और, 2-2 घंटा हम अलग अलग हॉस्पिटल में बैठते थे, अलग अलग दिन फिक्स किया हुआ था। और बहुत रात को 11 बजे तक तो हम लोग पेशेंट में ही बिजी रहते थे, हर समय, सारा रोज ही, एक्सेप्ट संडे। तो मैंने जब ये ज्ञान में आने के बाद ये प्रैक्टिकली देखा, जब मैंने मुरली सुननी शुरू की 7 से 8, तो 7 से 8 जिस दिन मैं मुरली सुनता था तो मेरा सारा दिन बहुत अच्छा निकलता था। और जब बाई चांस कभी मुरली मिस हो गई, मान लो सुबह सुबह इमरजेंसी आ गई, कोई सीरियस पेशेंट आ गया और मैं उसी में लगा रहा सुबह से ही, तो 7 से 8 मेरी मुरली मिस हो गई।
और मुरली मिस हो गई तो क्या होता, थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन आना शुरू होता था, इरिटेशन। पेशेंट क्या करते हैं, पेशेंट क्या पता है ना, पेशेंट क्या करते हैं, आप तो खुद अपने आप को जानते हैं। पहले तो सारी बात समझ लेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे डॉक्टर साहब दवाई कैसे लेनी है, बता दिया, फिर भी वो केमिस्ट ने बता दिया, फिर भी कहेंगे डॉक्टर साहब ये दवाई कैसे लेनी है, खाली पेट लेनी है, खाना खाने के बाद लेनी है, खाना खाने के पहले लेना, कैसे लेनी, पानी से लेनी है कि दूध से लेनी है, भाई तो पानी से लेना, ठंडे पानी से लेनी, गर्म पानी से लेनी है, ठंडे पानी से, थोड़ा बीच में थोड़ा हल्का गर्म पानी से, आप सब कितने गर्म पानी से लेनी है, थोड़ा गर्म पानी, फिर कितने पानी से, डॉक्टर साहब कितना पानी, आधा गिलास, पूरा गिलास, फिर उनकी बातें पूछते जाओ, फिर खाने के बारे में पूछेंगे, है ना। तो इतना कई बार तो टाइम होता नहीं, पेशेंट की लाइन लगी होती है बाहर, तो टाइम तो कम होता है। हम कहें हमारे इससे पूछ लो, हमारे जो बाहर जो रिसेप्शनिस्ट बैठी हो तो उससे पूछो, कि नहीं हमें आपसे ही पूछनी है। तो मतलब फिर टाइम भी फिक्स है, 2 घंटा मुझे बैठना है, 2 घंटे के बाद दूसरा डॉक्टर आने वाला है मेरी जगह, चैम्बर फिक्स होते हैं ना, उसके पैसे देने होते, किराया देना होता है चैम्बर का, वो उसके बाद एग्जैक्टली 12 बजे दूसरा डॉक्टर आ जाएगा, मुझे उतनी देर में पेशेंट पूरे करने हैं अपने, तो ऐसा भी होता था। तो मतलब इसमें इतना टाइट होता था और मन इरिटेट हो जाता था। तो हम कहते भी तुम कुछ मर्जी जाके खा लो, मेरा दिमाग नहीं खाओ बस, है ना। नहीं, फिर मैं बता रहा हूं आपको कि तो उसमें हम इरिटेट नहीं होते थे। मुरली सुना ना सुबह, जिस दिन मुरली सुन लिया ना, उस दिन फिर इरिटेशन नहीं होते थे जरा भी, और लोग थोड़ी बात में समझ जाते थे। एक्चुअली हम भी चिड़के बोलते हैं ना, जब खुद ही चिड़े हुए हैं तो दूसरों को समझ भी नहीं आती है। मैं जल्दी जल्दी बताऊँ समझ उसको आएगा नहीं, प्यार से बताऊँ उसको समझ नहीं आएगा, वो फिर बार बार पूछेगा। अगर मैं प्यार से बताऊँ, अच्छा भैया ऐसे ऐसे कर लेना, अच्छा बाकी मैंने इतना बता दिया, बाकी आप बाहर से केमिस्ट से पूछ लो, हमारी जो बहन बाहर बैठी ना उससे पूछ लीजिए, वो समझ जाता है। अच्छा डॉक्टर को ज़्यादा तंग नहीं करना चाहिए, वो नहीं तो फिर क्या करते हैं, वो पेशेंट भी समझते हैं डॉक्टर तंग हो रहा है ना, और तंग करते हैं, है ना। तो तंग भी उसको किया जाता है जो तंग होता है, जो तंग ही नहीं होता उसको क्या तंग करेंगे, है ना। तो फिर आराम, सारा दिन शांति से काम चलता, सारा दिन। शाम को भी हम इतने ही फ्रेश है जितना सुबह फ्रेश है, तो मुरली सुनने का इतना महत्व हो जाता है। तो सुबह 8 बजे तक जो आदमी अपने ऊपर अटेंशन रखता है, उसका सारा दिन अच्छा निकलेगा। ये मैंने प्रैक्टिकली देखा, और शुरू के साल में थोड़ी गड़बड़ हुई होंगी ज्ञान में आने के बाद, किंतु उसके बाद हमने नियम बनाया, आज तक भी कभी भी मैंने कभी नाश्ता नहीं किया है बिना मुरली सुने या पढ़े। हम कभी मुख में डालते नहीं कुछ भी, मुख में तभी डालेंगे पहले मुरली सुन लेंगे तो मुख में डालेंगे, ऐसा पक्का नियम हो गया। ठीक है, आपको भी ये नियम पक्का करना है कि नहीं करना है? करना है। ये नियम पक्का करेंगे तो देखेंगे आपको इतनी शांति रहेगी मन में, प्रेम खुशी बनी रहेगी, फिर आपको ये बीमारी जल्दी जल्दी गायब होती जाएगी। नियम बना दो कि हमें मुरली सुन करके ही फिर मुख में कुछ डालना है। नाश्ता तभी करेंगे जब पहले मुरली सुनेंगे, अगर जिस दिन मुरली नहीं सुननी तो उस दिन नाश्ता भी नहीं करना, ठीक है। ऐसा पक्का नियम बनाओ। तो जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी काम करते हैं, बिजनेसमैन हो या डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, या कुछ भी कार्य करते हो, या इवन घर में हाउसवाइफ हो, तो आपका सारा दिन काम अच्छा चलेगा, इजी चलेगा, सहज चलेगा, और जो रोग है वो भी रोग भी खत्म होता जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये हार्मोनल सिस्टम का कनेक्शन आनंद से है। आनंद कैसे आएगा? वो परमात्मा की याद में मिलता है। ठीक है, और फिर हमारा कौन सा सिस्टम है? मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, मसल्स, बोन्स और ज्वाइंट्स। तो मसल्स, बोन्स और ज्वाइंट का क्या कनेक्शन होगा? अगर आदमी में हड्डियां ना होती तो आदमी कैसा होता बताओ? आदमी बिना हड्डियों के कैसा होता? बिना हड्डियों के, बिना बोन्स के, हाँ, शक्ल होती है आदमी की, आदमी ऐसे खड़ा होता, चलता फिरता, गेंद जैसा होता ना, नहीं, मुख नाक कुछ होता था, लगता है उससे कहां पर है पता नहीं लगता था। तो ये जो सिस्टम है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इंसान का फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क माना इसके ऊपर एक इंसान बना हुआ है। तो ये जो सिस्टम है, इसका कनेक्शन हमारी शक्तियों से है, वो बाद में बताऊंगा कैसे कैसे कनेक्शन है। तो ये हमारा 7वां सिस्टम। 8वां सिस्टम हमारा कौन सा है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी माना
जो भी गंदगी है हमारी बॉडी में, टॉक्सिन्स बनते हैं, पॉइजन्स बनते हैं, वो पसीने के द्वारा बाहर निकलते हैं और किडनी के द्वारा। जो हमारी किडनी है 1 मिनट में लगभग 100 ग्राम खून को छानती है, 100 ml खून को छानती है, अर्थात 1 घंटे में पूरा का पूरा ब्लड हमारा डायलिसिस हो जाता है। 1 घंटे में पूरा का पूरा ब्लड की सफाई हो जाती है। एक एक किडनी में 100 करोड़ छन्नियाँ लगी हुई हैं, 1 बिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। खून को छानने की जो छन्नियाँ होती है ना, उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, नेफ्रॉन्स कहते हैं। तो उसमें खून छनता है, 100 करोड़ इसमें, 100 करोड़ इसमें है, 100 करोड़ है ना। और उसमें 1 घंटे में पूरा 5 लीटर खून की सफाई कर दी जाती है, राइट। तो एक दिन में हमारा 24 बार डायलिसिस होता है। इतनी अच्छी किडनी हमको मिली हुई है। और अगर हम अपनी किडनी खराब कर दें, ये देखो भाई साहब कहाँ है, धरती पर ही है कि कहाँ पर है? ये वाले भाई साहब कहाँ पर हैं आप? अलर्ट होके बैठे ना, ऐसे थोड़े सोने के लिए यहाँ आए क्या? अलर्ट होके बैठे। तो हमको, अगर हम डायबिटीज हमको है और हम थोड़ी चीनी खाते हैं, थोड़ी मिठाई खाते हैं, थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं लालच में आके, तो हमारी किडनी खराब हो जाएगी। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर किडनी खराब हो जाएगी तो डायलिसिस कराना पड़ेगा। हमारी किडनी में 24 घंटे में 24 बार डायलिसिस होता है, फिर हमको एक दिन में 1 बार डायलिसिस कराना पड़ेगा। तो 1 बार डायलिसिस काफ़ी होता है क्या? नहीं, उसका जो हमारी नेचुरल किडनी है उसका मुकाबला डायलिसिस मशीन नहीं कर सकती, ठीक है। इसलिए जो किडनी हमको मिली है इसको खराब नहीं करना है। ब्लड प्रेशर की बीमारी भी ऐसी किडनी खराब करती है, डायबिटीज़ भी किडनी खराब करती है। और ख़राब क्यों होती है? जीभ का स्वाद। अगर आपको ब्लड प्रेशर है फिर भी नमक खाते हैं, पापड़ खाते हैं, चटनी खाते हैं, समोसा खाते हैं, है ना, तो किडनी खराब होने वाली है, कोई रोक नहीं सकता है। डायबिटीज़ है फिर भी आपको मीठा खाते हैं, थोड़ा सा मीठा खा लेते हैं, थोड़ा सा मीठा खा लेते हैं, इतना सा खा लेते हैं, इतना सा खा लेते हैं। आज सतगुरुवार का भोग है, चलो भोग में थोड़ा सा खा लेते हैं, वो भी गलत है। भोग यहाँ से नहीं खाओ, यहाँ से खाओ ना। आत्मा तो यहाँ पर है कि यहाँ पर है? तो मन से ग्रहण करना ना, हमें आदर है, रिगार्ड है उसके लिए, किंतु हमें शरीर में तकलीफ भी है ना। फल खा लो उसकी जगह, है ना, किंतु मीठा हमें नहीं खाना है। ओके अविनाश कुमार, ठीक है। डॉक्टर शारदा, हमें अभी हमारा कोटा खत्म हो गया, ये ध्यान रखें डायबिटीज वाले कि हमारा कोटा खत्म हो गया। चीनी का कोटा, चीनी गुड़ शक्कर का कोटा खत्म हो चुका है। तो चीनी गुड़ शक्कर कोटा खत्म हो गया, माना अगर हम खाते हैं तो चोरी करते हैं। अब मेरे हिस्से की चीज खत्म हो गई, अभी दूसरे की खाए तो मैंने चोरी की है ना। और पहले जमाने में चोरी की क्या सजा होती थी? क्या सजा होती थी? राजा लोग क्या करते थे? हाथ काट देते थे, पैर काट देते थे। अभी हाथ पैर काटने का रिवाज खत्म हो गया है, किंतु डायबिटीज होने के बाद अगर हम गुड़ चीनी खाते हैं, चीनी गुड़ शक्कर खाते हैं, तो क्या होता है, हमारे हाथ पैर अपने आप ही काम करना बंद कर देते हैं। न्यूरोपैथी हो जाती है ना, तो हाथ पैर सेंसिंग खत्म हो जाती है। आपको सेंसिंग, हाथ पैर चलेंगे नहीं, कांपते रहेंगे हाथ ऐसे से, है ना, और वो कंपन होता रहेगा और आपके हाथ काम ही नहीं करेंगे। तो कौन रेस्पॉन्सिबल है? आपके हाथ खराब हो गए, पैर खराब हो, कौन रेस्पॉन्सिबल है? आप खुद रेस्पॉन्सिबल हैं, नहीं? तो इसलिए हमको डायबिटीज होने पर कभी भी चीनी गुड़ शक्कर या इससे बनी चीज नहीं खानी। ऐसे हार्ट की बीमारी हो गई, हार्ट की बीमारी हो गई, हमें कोलेस्ट्रॉल जम गया, नसें हमारी ब्लॉक हो गई हैं, या हमारी फैमिली में किसको हार्ट की बीमारी है, मान लीजिए माता पिता किसको भी भाई बहन को हो गई है, पहले से पता है कि हमारी फैमिली में जीन है हार्ट की बीमारी का, तो हमको किसी भी हालत में कोई भी तली चीज नहीं खानी है। पराठा, पकोड़ा, समोसा, मिठाई, आइसक्रीम बिल्कुल नहीं खानी, जहर है हमारे लिए। शुगर फ्री से कैंसर होता है, ठीक है। भले वो आपकी डायबिटीज से होगा, ठीक रहेगी, किंतु शुगर फ्री से क्या होगा? हार्ट की बीमारी, डायबिटीज थोड़ा कंट्रोल रहे, किंतु कैंसर एक नया बीमारी हो जाएगी, ठीक है। तो भले ले लीजिए, अगर आपको कैंसर पसंद है, हार्ट की बीमारी पसंद नहीं है, तो कैंसर ले लीजिए, ठीक है। समझ में आई आपको ये बात? तो अपने आप को खुद रियलाइज करना है। हमारी तली चीजें खाने का कोटा खत्म हो चुका है, अब हमें को तली चीजें बिल्कुल नहीं खानी। डायबिटीज वालों को भी तली चीजें खाना बिल्कुल मना होता है,
ठीक है। एक्चुअली किसी भी व्यक्ति के लिए तली मैंने बता दिया ना आपको, आंतें कैसे खराब होती हैं, तली चीज खाने से, मैदा की चीजें खाने से, फास्ट फूड खाने से हमारी आंतें खराब हो जाती हैं, रिसेप्टर्स खराब होते हैं, और रिसेप्टर्स खराब होने के बाद हमारी बॉडी के हर सेल में खराबी आएगी, जोड़ भी खराब होंगे, कमर भी, ये भी खराब क्यों होती है, रिसेप्टर्स खराब हो गए ना। रिसेप्टर्स खराब हो गए तो क्या होगा, वो पॉइजन अंदर जाते जाएंगे, टॉक्सिन जाते जाएंगे, और वो हमारे अंग खराब होते जाएंगे। खाली हार्ट की बात नहीं है, हर अंग में असर आएगा ना, ठीक है। तो ये हमारे 8 अंग हमारे ठीक काम कर रहे हैं तो हम कहेंगे हम फिजिकली हेल्दी हैं। और हमारा जन्म से एक अंग जन्म से खराब कमजोर होता है, जन्म से हम सबका एक एक अंग कमजोर है, उसे हम टारगेट ऑर्गन कहते हैं। पुराने जमाने में जो जोशी होते थे वो लिखा करते थे जन्म पत्री में, क्या लिखते थे, ये बच्चा उदर रोग से पीड़ित, मतलब पेट के रोग से पीड़ित रहेगा, ये बच्चा हृदय रोग से पीड़ित होगा, ये बच्चा श्वास के रोग से पीड़ित होगा फ्यूचर में। आजकल नहीं लिखते हैं, है ना, आजकल उनको पता ही नहीं लगता है। तो एक्चुअली वो हमारे जीन्स इस तरह सेट होते हैं कि एक अंग पे ज़्यादा असर होता है, कोई भी तकलीफ का, खाने का, पीने का, सोचने का, देखने का, बोलने का, सुनने का, सब चीज़ों का असर, मौसम का असर उस पर ही ज़्यादा होता है। तो ये है फिजिकल हेल्थ के बारे में। मेंटल हेल्थ माना मानसिक हेल्थ, मन हमारा स्वस्थ हो। सोशल हेल्थ माना समाज में हमारी स्वस्थ हो। और स्पिरिचुअल माना ये 97 से ऐड हुआ स्पिरिचुअल हेल्थ, WHO ने 97 से ऐड किया कि स्पिरिचुअल हेल्थ बहुत आवश्यक है। खाली बीमारी हमको नहीं है, इसको हम हेल्थ नहीं कहते हैं, ठीक है। और WHO ने स्लोगन दिया था कि 2000 तक हम सबको स्वस्थ बना देंगे, हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD। 2000 तो पूरा हो गया ना, अभी 7 साल और बीत गए उसके बाद, तो हेल्दी हुए क्या हम, और ही बीमारी बढ़ गई ना। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट, जाम हो गई क्या। अब फिजिकल हेल्थ देखिए कैसी है आज के ज़माने में, हमारी फिजिकल हेल्थ कैसी है वो जरा हम देखें। देखिए अगर ये देखिए ध्यान से आप देखें, आज के समय में फिजिकल हेल्थ, हाइपरटेंशन 100 में से 30 लोगों को है, हाई ब्लड प्रेशर समाज में, शहरों में स्पेशली 100 में से 30 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है। 100 में से 20 लोगों को इन्फेक्शन है, कोई ना कोई, गले का, नाक का, कान का, कहीं का इन्फेक्शन है। 100 में से 10-15 लोगों को हार्ट की बीमारी है। 100 में से 10 लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, श्वास की तकलीफ है, अस्थमा या कोई ऐसे रिलेटेड प्रॉब्लम है। 100 में से एक्चुअली ये संख्या बढ़ गई है, 100 में से 25 लोगों को हो गई है एसिड की बीमारी, एसिडिटी की बीमारी, जड़, जिसे जड़ कहते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, एसिड ऊपर चढ़ता है, अल्सर बन जाते हैं पेट में। और INENT प्रॉब्लम्स, नाक कान गले की प्रॉब्लम, आँख की प्रॉब्लम 100 में से 10 लोगों को है। डायबिटीज़ लगभग 100 में से 10 लोगों को है। कैंसर 100 में से 5 लोगों को है। स्किन की प्रॉब्लम 100 में से 10 लोगों को है। और हड्डियों की तकलीफ़ें, गर्दन की तकलीफ, कमर की तकलीफ, घुटनों की तकलीफ, हड्डियों में कैल्शियम कम हो जाना, ऑस्टियोपोरोसिस, ये बढ़ती जा रही दिन पे दिन, 100 में से 20 लोगों को है। हार्मोन्स की प्रॉब्लम 5% लोगों को है। और हमारी जो बहनें माताएं हैं उनको भी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर टोटल मिला दें आप दोनों तो 200 बीमारी हैं, 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं। 40% लोग मोटे हैं, ओबीज हैं, तो अच्छी हेल्थ है ना लोगों की, नहीं। 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं। सुना राय सोनी साहब, अच्छी है, अच्छी हेल्थ है ना, रेशो अच्छा है ना। एक आदमी को दो बीमारी एवरेज पड़ती है। तो ये हालत है आज के इंसान की। नेक्स्ट स्लाइड। और मेंटल हेल्थ कैसी है, 100 में से 20 लोग तो उदास हैं, डिप्रेशन में हैं। 100 में से 10 लोग को नींद नहीं आती, दवाई खा के नहीं सोते हैं। कई लोगों को तो गोली खा के भी नींद नहीं आती है ना। चिंता, गुस्सा, उदासी, ये सब, डर, है ना, दूसरे में दोष निकालने की आदत, बदलने की भावना, जल्दीबाजी करने की आदत, ये आज के समाज में बहुत लोगों को हो गई है, सबको ही है। तो आज की मानसिक अवस्था ये है। नेक्स्ट स्लाइड। और ये आज की सामाजिक हेल्थ है, सबको एक दूसरे से ईर्ष्या है ना, ईर्ष्या, नफरत, कॉम्पिटिटिवनेस, चोरियां, डाके, बलात्कार और मर्डर्स। आज का अखबार है ना, अखबार में ये खबरें ज्यादा होती हैं, ऐसा है ना। नेक्स्ट स्लाइड। और स्पिरिचुअल हेल्थ कैसी है, सबको आइडेंटिटी क्राइसिस है, सब लोग मैं बड़ा, है ना,
अपने अपने ही मैपन में घूम रहे हैं, सभी सबके सब। छोटा बच्चा भी मैपन करता है, मम्मी पापा को धमकी देता है, मेरी बात नहीं मानोगे ना मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, है ना, या मैं ऐसा कर दूंगी। आपकी जो बच्चे होते हैं, बहू होती है, वो भी कहती है अच्छा मेरी बात नहीं मानोगे मैं कल इल्ज़ाम लगा दूंगी आपके ऊपर ही, है ना, कि मेरे से दहेज मांगते हैं, है ना। ये आजकल बहुत चल रहा है ना, झूठे दहेज के केस बहुत ज़्यादा चलते हैं, है ना। कोई दहेज मांगते नहीं है तो भी क्या कहेंगे, मैं पुलिस में जाकर कंप्लेन कर देती हूँ। सास को बोलेगी मेरे से आगे से ऐसा बोला ना, मैं स्टेशन में चली जाऊँगी, पुलिस स्टेशन, और कह दूँगी मेरी सास मुझसे दहेज मांगती है, तो आपका काम हो जाएगा पूरा। तो मतलब इतनी टेंशन, आइडेंटिटी क्राइसिस, हर आदमी अपनी बात मनवाने के लिए गलत ठीक रास्ता अपना रहा है। ये आज के अंदर कम्युनल राइट्स, टेररिज्म, आतंकवाद क्यों शुरू हुआ? अगर सबके सब अपने को आत्मा समझ ले तो क्या होगा? फिर आतंकवाद होगा? फिर मुसलमान हिंदू को मारेंगे, हिंदू मुसलमानों को मारेंगे क्या? जब वो समझेंगे आत्मा आत्मा है, सबको आत्मा मरती नहीं, तो आतंकवाद कहां से आएगा? कम्युनल राइट्स कहां से आएंगे? सुसाइड होंगे। फिर सुसाइड बेसिकली क्या है, क्या प्रॉब्लम है? स्पिरिचुअल हेल्थ प्रॉब्लम है। स्पिरिचुअल हेल्थ प्रॉब्लम है कि नहीं है? अगर हम समझ लें कि आत्मा कभी मर नहीं सकती है और जन्म के बाद जन्म लेना पड़ता है, तो आदमी क्यों मरेगा, क्यों सुसाइड करेगा? उसे पता है यहाँ नहीं भोगा तो अगले जन्म में उससे बुरे हालत में भोगना पड़ेगा, इसलिए यहीं भुगता करे तो अच्छा है, यहीं कर्म भोग चुकतू करे तो अच्छी बात है, नहीं? तो ऐसे जब इंसान को अगर सचमुच में ये नॉलेज मिल जाए, आत्मा की नॉलेज, परमात्मा की नॉलेज, अब परमात्मा से हमारे साथ संबंध है, ABCD पता लग जाए, D फॉर ड्रामा का पता लग जाए, तो सचमुच में ना तो कोई आतंकवाद होगा, ना कोई कम्युनल राइट्स होंगे, ना झगड़े, ना ईर्ष्या द्वेष रहेगी, ना सुसाइड होंगे, और क्या नहीं होगा? हाँ, कंपटीशन कम हो जाएगा, है ना, सब जगह ईमानदारी आ जाएगी, कोर्ट में जाना ही नहीं पड़ेगा, जेल में जाना ही नहीं पड़ेगा, है ना कोर्ट की आवश्यकता है, ना जेल की आवश्यकता है, और इवन डॉक्टर की आवश्यकता भी कम हो जाएगी। आज देखो तो कितने अस्पताल बन गए, कितने डॉक्टर्स आ गए, फिर भी क्या हालत है? देखो तो अस्पताल में कितनी लाइन लगी पड़ी, हर अस्पताल भरा पड़ा है, बीमारों से, रोगियों से भरा पड़ा है। और भारत में सब डॉक्टर बन गए हैं। भारत में तो कितने डॉक्टर्स हैं, आपको पता है कितने डॉक्टर्स हैं भारत में? 60-70 करोड़ डॉक्टर्स हैं। 100 करोड़ लोग रहते हैं, जितने भी बड़े हैं 15 साल के ऊपर, 16 साल के ऊपर, सब डॉक्टर हैं। आप किसी के पास चले जाओ, मुझे ये तकलीफ हो रही है, अरे ये क्या तकलीफ है, ये कोई बात है क्या? आर्टरी बंद हो गई, कोई चिंता की बात नहीं है, आप लौकी का पानी पियो, रस उबाल के पियो, ठीक हो जाओगे, है ना। आप इसका ये पी लो, ठीक हो जाओगे। अच्छा वो मैग्नेट लगा दो यहाँ पर, ठीक हो जाओगे। ये कर लो, ये चुंबक लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक हो जाओगे। अरे भैया तुम सबके सब, मतलब उसको खुद को तकलीफ होगी ना, डॉक्टर के पास आएगा, है ना। और दूसरे को इलाज करने वाले सब डॉक्टर हैं, बढ़िया से बढ़िया। होम्योपैथी वाला कहेगा अच्छा मैं ये गोली देता हूँ ना, बस ये गोली खा लो, ठीक हो जाओगे। आयुर्वेदिक वाला कहेगा मेरी दवाई से ठीक हो जाओगे। सब के सब, कोई डॉक्टर मतलब आजकल कमी नहीं डॉक्टर्स की, है ना। फिर भी रोग बढ़ रहे हैं, इतने डॉक्टर हैं फिर भी रोग बढ़ रहे हैं, है ना। फिर वो रामदेव कहेगा प्राणायाम कर लो, सब ठीक हो जाएगा, है ना। सबके सब रामदेव, श्यामदेव, कितने सारे गुरु आते हैं आजकल। टीवी पे आप देखो तो हर आधे घंटे बाद गुरुजी बदल जाते हैं, ठीक है ना। सबके सब कहते हैं अब क्या क्या करो आप। एक इंसान कहते हैं एक अनार 1000 बीमार, है ना। एक बीमार को अब आदमी क्या क्या करे, सारा दिन यही काम करता रहेगा। कभी प्राणायाम करना है, कभी ये करना है, कभी यूं करना है, कभी आसन लगाने हैं, कब वो खाना बनाए, कब खाना खाए, कब नौकरी पे जाए, है ना। तो हालत खराब हो गई ना इंसान की, और ठीक किसी से होते नहीं है। हमने देखा जो लोग ये सब करते हैं ना, उनके बीमारी शुरू में ठीक होती है, थोड़ी सी क्यों कंट्रोल करते हैं, कि तो जीभ कहना नहीं मानती है, विकार कंट्रोल में नहीं आते हैं। हमें बीमारियां क्यों आई, बताओ क्यों बीमारियां आई हैं आपको, क्यों आई है? पाप कर्म किए उसका फल है ना, ये सभी मानते हैं ये बात को। किसका दिल तोड़ा है तो हमारे आज दिल खराब हुआ ना, किस दिल को दुख पहुंचाया तो आज हमारा दिल की बीमारी हमको हुई ना। इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में किया होगा,
इसलिए दिल की बीमारी हुई ना। किसी के जीवन में कड़वाहट पैदा किए तो आज हमें डायबिटीज हुई ना। नहीं, डायबिटीज क्यों हुई? किसका माथा गर्म किया है तो आज हमें ब्लड प्रेशर हुआ है ना, है ना। तो ये हमारे पाप कर्मों का फल है। और पाप कर्म कैसे भस्म होंगे? कैसे भस्म होंगे बताओ? प्राणायाम करने से ठीक हो जाएंगे पाप कर्म? एक टांग पे खड़े हो जाओ, पाप कर्म ठीक हो जाएंगे? आप उपवास कर लो, भोजन खाना छोड़ दो, पाप कर्म ठीक हो जाएंगे? रोज गाजर का रस पियो, लौकी का रस पियो, पाप कर्म ठीक हो जाएंगे? पाप कर्म ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना पड़ेगा। उससे पाप कर्म भस्म होंगे और उससे आपकी बीमारी की जड़ निकलेगी। बाकी सब के सब जितने भी इलाज हैं, गोलियां या जितने भी चीजें बताई गई दुनिया में, वो सब के सब ऐसे हैं जैसे मलेरिया आपका हो जाए तो क्या करें आप? क्रोसिन खा ली तो क्या होगा? बुखार 3 घंटे के लिए उतरेगा और फिर वापस ठंड दे के चढ़ेगा, पसीना आएगा, कमजोरी फील होगी और फिर ठंड दे के वापस बुखार आएगा। मतलब जड़ का इलाज नहीं करते हैं, थोड़ी देर के लिए इलाज। बाईपास भी क्या करता है? थोड़ी देर के लिए। एंजियोप्लास्टी भी थोड़ी देर के लिए। और राजयोग क्या है? राजयोग है क्लोरोक्विन की तरह से, ठीक है। क्विन होती है ना, क्विन होती है ना, कड़वी होती है, किंतु क्या होती है? एक बार खा लो तो क्या होगा? मलेरिया निकल जाएगा। एक बार राजयोग समझने में थोड़ी मेहनत लगेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना पड़ेगा, 4 बजे उठना पड़ेगा, मुरली में जाना पड़ेगा, शाम को सोने से पहले चार्ट भरना पड़ेगा, अटेंशन करनी पड़ेगी। शुरू में मैं एक आत्मा हूं, देह नहीं हूं, हर काम करते अटेंशन करनी पड़ेगी, किंतु फिर थोड़ी देर में आदत पड़ जाएगी, फिर नेचुरल हो जाएगा और फिर कभी भी आपको बीमारियां तंग नहीं करेंगी। खाली ये जन्म नहीं, पूरे 21 जन्म आपको कभी भी कोई रोग शोक होगा ही नहीं, ये गारंटी है। तो कौन सी दवाई लेनी है बताओ आपको? परमानेंट दवाई लेनी, टेम्परेरी वाली दवाई लेनी, ये दोनों लेनी है? परमानेंट दवाई चाहिए ना, तो परमानेंट दवाई है राजयोग, ठीक है। हाँ जी, प्रदीप मेहता जी क्या हाल है? कहाँ बैठे प्रदीप मेहता? कहाँ बैठा है प्रदीप? अच्छा आगे बैठे, अच्छा यही बैठे कोने में। अच्छा समझिए, पक्का? तो चंडीगढ़ में आपको शोर मचाना है, फिर ठीक होके फिर शोर मचाएंगे ना, मतलब सबको बताएंगे ना कि पक्की हर चीज की दवाई कौन सी है? पक्की राजयोग, ठीक है। वो वाला प्रदीप वाला क्या करेगा? राय सोनी जी सबको बताएंगे ना। पहले खुद ठीक करना पड़ेगा, फिर पूना में डंका बजाना आप, है ना, पूरे पूना में डंका। जिम्मेवारी है पूरे पुणे की आपको। हाँ तभी नहीं तो कैसे बजेगा? पहले खुद ठीक होंगे तब तो बजेगा ना। यस सुरेंद्रन जी, पूरे मॉरिशस में डंका बजाना है फिर आपको, ठीक है। होल मॉरिशस शुड नो इट दैट द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज एंड अदर ऑल द प्रॉब्लम्स इज राजयोग मेडिटेशन, राइट, परमानेंट मेडिटेशन, ठीक है। बड़ौदा में आपको सिंह साहब, पूरे बड़ौदा की जिम्मेवारी है आपको, ठीक है ना। मतलब जहां जहां से भी जो आए हैं ना, द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद यू। रायपुर में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, ठीक है। मतलब फिर आपको बैठना नहीं है ठीक होने के बाद, क्योंकि लोग अंधकार में है ना, लोग भटक रहे हैं ना, तो हम क्यों नहीं जागे हम? अगर हम जाग गए, हमको फायदा हो रहा है, तो हम क्यों नहीं सारी दुनिया को बताएं? बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए ना। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। और खुशी किस चीज का नाम है? हैप्पीनेस किसे कहते हैं? हैप्पीनेस को जो से हंसते हैं उसको हैप्पीनेस नहीं कहते हैं। आजकल बने लाफ्टर क्लब, बने लाफ्टर क्लब में क्या करते हैं? कैसे हंसते हैं वहां पर? हंस के बताओ कैसे हंसते हैं? अच्छा चलो पहले हंस के बताओ, पहले आप हंसो जोर से, हंसो जोर से, हंसो। हाँ हंस के बताओ कैसे हंसते हैं लाफ्टर क्लब वाले। तो लाफ्टर क्लब का क्या है, अब इफ यू आर किसी भी इसमें एंजॉय करो। लाफ्टर क्लब इज नॉट ए प्रॉपर मेडिसिन, स्माइल इज द बेस्ट मेडिसिन। लाफिंग तो करते हैं, सभी लोग करते हैं, हाँ इज नॉट लाफिंग। अब लाफिंग कब का आपको ये बताता हूँ। लाफ्टर क्लब में कैसे हंसते हैं? हंस के बताओ। क्लब में सपोज
suppose you are taking lassi in the morning. हाँ. You are having the glass. तो खड़े हो जाइए. You can have the practical things. हाँ. Please. प्रैक्टिकल खड़े होकर के और खड़े होकर कर चलो. ये लाफ्टर क्लब के चैंपियन है वहाँ के ना, भोपाल के. हाँ जी. You are having. कैसे हंसते हैं. हाँ आ जाओ इधर आ जाओ. हाँ. You are having glass in with you. अब आप एक glass लेंगे, then लस्सी पिएंगे. Just make like the hand. हाँ हाँ चलो बस बस. another hearty laugh for the heart. अरे ऐसे करो नहीं सब नहीं करो. लेकिन hearty laugh में यदि आप heart ज़्यादा ही करेंगे, हाँ. तो it is dangerous. So smile is the best thing. God says that you must have a smile on the Right. face, not a laugh. ये जो लाफ्टर है ना, आपने रामलीला देखी है कि नहीं देखी. रामलीला रावण कैसे हंसता है. तो एक्चुअली भगवान को हमें हंसते हुए नहीं देखा. हाँ. राक्षस लोग ज़्यादा हंसते हैं. राक्षस लोग ज्यादा हंसते हैं, भगवान का भी हंसते हैं क्या, देवता का भी हंसते नहीं ऐसे. तो हमें तो मुस्कुराना है ना. तो ये लाफ्टर कोई हमारी इलाज नहीं है. लाफ्टर से तो कई बार अचानक श्वास रुक के ना हार्ट अटैक हो सकता है. ठीक है, तो हमें मुस्कुराना है. तो लाफ्टर को हम हैप्पीनेस नहीं कहते हैं. हैप्पीनेस की डेफिनेशन क्या है, इंटरनेशनल डेफिनेशन क्या है. हैप्पीनेस इज एन इनर स्टेट ऑफ माइंड एंड इट कम्स फ्रॉम इनर सेटिस्फैक्शन एंड कंटेंटमेंट. जो खुशी क्या चीज है, खुशी अंदर की बात है, मन की अंदर की स्थिति है. और कब आती है, जब हम अंदर से संतुष्ट होते हैं. संतुष्ट होने से खुशी आती है. और वो खुशी के लिए हंसना आवश्यक नहीं है, मुस्कुराना, नेचुरल मुस्कुराहट जीवन पे हमें सदा रहती है. नेक्स्ट स्लाइड. और इज एनीबडी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड. आज दुनिया में कोई खुश है क्या. आज दुनिया में कोई खुश नहीं है. कोई भी अपने कलेजे पे हाथ रख के अपने दिल पे हाथ रख के नहीं कह सकता मैं खुश हूं. तो खुशी कहां से आती है. हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम प्योरिटी ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट. मन की पवित्रता, स्वच्छता से आती है. मन और बुद्धि जब स्वच्छ होगी ना, आपकी पवित्र होगी, तो ही खुशी आएगी. अब मन में गंदे विचार आ रहे हैं, इसके विचार आ रहे हैं, उसके विचार आ रहे हैं, तो क्या होगा, आप खुश नहीं हो सकते. ऐसे ही जब मन में शांति होगी तो खुशी आएगी. मन अशांत हो, खुशी आ सकती है क्या आपको. यस अशोक मनवानी, खुशी आ सकती है, नहीं आ सकती. ट्रूथफुलनेस, अगर सत्यता है, सच्चाई है अंदर, तो खुशी आएगी. अगर मन में झूठ है तो सदा डर लग रहा है मेरी झूठ पकड़ी न जाए, खुशी नहीं आ सकती. निर्भयता, अगर मन में डर है तो खुशी नहीं आ सकती है ना. पावर ऑफ टॉलरेंस, अगर मन में सहन शक्ति नहीं है तो खुशी रहेगी क्या आपको. अभी आपको कोई महिमा कर रहा है, आप बहुत खुश हैं, और आपने अभी कोई से महिमा खत्म कर दी, महिमा नहीं है, तो क्या होगा. कोई आपने किसी ने महिमा करते किसी ने बुराई करनी शुरू कर दी, तो क्या होगा आपको मुंह छोटा सा हो जाएगा, खुशी गायब हो जाएगी, है ना. तो ये जो है पावर ऑफ टॉलरेंस, इजी नेचर. अगर आपका सरल स्वभाव है तो आप खुश रह सकते हैं. आपको ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जैसे मैंने कहा ऐसा होना चाहिए, ऐसा स्वभाव है, तो आप खुश नहीं होंगे. थोड़ी देर में आपकी खुशी गायब हो जाएगी. स्वीटनेस, अगर आपका बोल मधुर है तो आप खुश रह सकते हैं. अगर आपका बोल मधुर नहीं है, मधुरता नहीं है, आपके बोल में कड़वाहट है, आप टॉन्ट करके बोलते हैं, गलत बोलते हैं, मर्यादा से बाहर जाके बोलते हैं, तो क्या होगा. दूसरों को दुख देंगे तो क्या होगा, दुखी आपको भी दुख मिलेगा, है ना. तो फिर क्या होगा, खुश नहीं रह सकते. लार्ज हार्टेडनेस, दिल बड़ा, उदारता, बड़े दिल वाले. बड़े दिल माना किसी ने छोटी गलती की, माफ कर देना चाहिए. ये नहीं कि इसने गलती क्यों की. अरे भाई गलती मेरे से भी तो होती है ना. जब मेरे से गलती हो तो दूसरा भी गलती करे तो क्या बड़ी बात है, नहीं. क्या ख्याल है. या तो गलती आप कभी गलती नहीं करते हो, या तो आप गलती कभी नहीं करते हो, दूसरा गलती करता है, तो आपको गुस्सा करने का हक है या नाराज होने का हक है. किंतु आप भी गलती करते हो और दूसरे भी गलती की है, तो आपको नाराज होने का हक है क्या, नहीं हक है. तो उदार होना चाहिए. दूसरे गलती करें तो क्या करना चाहिए, हमें माफ कर देना चाहिए, रहमदिल बनना चाहिए, क्षमा भाव होना चाहिए हमारे.
ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है? ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता है? बहुत मुश्किल होता है ना? अपनी गलती पे हम कहते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे लोग हमें माफ कर दें, और दूसरा गलती करे तो हम क्या कहते हैं? नहीं, इसको माफ किया ना, कल बिगड़ जाएगा, कल और गलती करेगा, है ना? आपने एक फिल्म देखी थी, रोटी फिल्म एक थी, रोटी फिल्म का एक था, तो उसमें दिखाते हैं कि हीरो जो होता है ना, एक लेडी होती है जो वैश्या होती है, सब गांव वाले उसको पत्थर मार रहे होते हैं, है ना? तो जो हीरो जो होता है फिर वो आता है तो क्या कहता है, सबको रोकता है पत्थर मारने से। फिर वो बोलता है, क्या बोलता है? इसको पहला पत्थर वो मारे, ये तो बहुत पापी है, ये लेडी है, ये बहुत इसने पाप किए हैं, ये जरूर इसको सजा मिलनी चाहिए, किंतु इसको पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई पाप ना किया। सब अपने दिल पे हाथ रख के देखो कि मैंने कोई पाप किया है कि नहीं किया। नहीं किया तो बड़े पत्थर मारो। फिर क्या होता है? सबके सब लोग, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसने पाप ना किया हो, है ना? सब लोग चले जाते हैं। तो सचमुच में हमें देखना चाहिए कि किसी की भी गलती को पॉइंट आउट करने से पहले हमें देखना चाहिए कि सचमुच मैं भी गलती करता हूं क्या? अगर मैं भी गलती करता हूं तो मैं दूसरी गलतियों को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। ठीक है? वो अपने आप खुद उसके पास समझ है ना। जिस भी व्यक्ति ने गलती की उसके पास समझ है कि नहीं है? बुद्ध तो नहीं है, बेअकल तो नहीं है ना। अकल वाला है, बेअकल है, तो क्या उसका महसूस नहीं हो रहा है मैंने गलती की है? वो खुद समझ जाएगा। आपको बताने की उसको आवश्यकता नहीं है। नो नीड। माफ कर देना चाहिए। क्षमा भाव से शिक्षा मिलती है दूसरों को। तो हमें सदा अपने हार्ट को अच्छा रखना है, तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए लार्ज हार्टेडनेस। तो जो उदार व्यक्ति होते हैं उनका दिल सदा अच्छा रहता है। जो उदार नहीं होते हैं उनके दिल में भी तकलीफ हो जाती है। ठीक है? एम्पैथी, कंपैशन, रहम की भावना, सब पे रहम करना चाहिए, है ना? ये नहीं, निर्दयी नहीं बनना चाहिए। निर्दयी लोगों को भी हार्ट की बीमारी ज्यादा होती है। मैंने बताया ना आपको, अगर आप अपने हार्ट को हार्ड बना लेते हो, हार्ड हार्टेडनेस बनाते हो, तो आपको हार्ट की बीमारी होती है। ठीक है? दूसरों के दुखों को महसूस करके उनकी मदद करना, जहां तक हो सके करना, ये भी जरूरी है। लव, सच्चा प्यार, अनकंडीशनल लव। ये लव कंडीशनल नहीं, तुम ये करोगे तो मैं ये करूंगा, नहीं। तुम जो मर्जी करो, कि मेरा लव सदा ही तुम्हारे लिए है ही है। परमात्मा क्या करता है? परमात्मा को हम कहते हैं तुम इसमें भी हो, सब में कहते हैं ना, पत्थर में भी हो, सांप में भी हो, बिच्छू में भी हो, कुत्ते में भी हो, है ना? और इतना उसकी गिलानी करते हैं, बुराई करते तो भी क्या करते हैं? भगवान क्या करता है? मदद करता है, नहीं करता है? अगर आपको कोई कहे भाई साहब आप कुत्ते में भी हो, बिल्ली में भी हो, सांप में भी हो, गधे में भी हो, है ना, आप सब जगह हो, आप मेरी मदद करो, तो क्या करोगे आप? क्या इधर आ, मैं तेरी मदद करता हूं। नहीं, आप जरा सोच के देखो ये बात को, है ना? सोचो जरा। डॉक्टर साहब आपको कोई कहे कि आप भैंस में भी हो, गाय में भी हो, सब में हो आप, तो फिर क्या करोगी आप? हैं? और भगवान को रोज बोलते हो कि भगवान तुम इसमें भी हो, इस कण कण में हो, सब में हो, तुम हो ना, है ना? नहीं, गीता में क्या लिखा हुआ है? गीता में तो बहुत से लिखने वाले कौन गलत इंसान तो हैं। उन्होंने क्या किया? सूरज कहां पर है बताइए? सूरज कहां पर है? सूरज कहां पर है? सूरज हर जगह है क्या? सूरज कण कण में है क्या? नहीं, सूरज सबसे ऊंचा है। यहां पर खड़े हो, मद्रास में भी यही सूरज है। मद्रास वाला सूरज यही है कि अलग है? यही है ना? किंतु हमें सब जगह एक ही सूरज नजर आ रहा। क्यों? क्योंकि बहुत ऊंचा है और पावरफुल है। उसकी शक्ति को हम हर जगह महसूस कर सकते हैं। धूप हर जगह महसूस कर रहे हैं, शक्ति हर जगह, गर्मी महसूस करते हैं हर जगह, किंतु सूरज हर जगह नहीं है। सूरज तो अपनी जगह पर है। ऐसे ही परमात्मा अपनी जगह पर है, किंतु वो बहुत ऊंचा है और बहुत पावरफुल है, इसलिए उसकी शक्ति को हम हर जगह महसूस करते हैं, कहीं भी महसूस करते हैं। इसलिए उसको ज्ञान सूर्य भी कहते हैं। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा अपनी जगह पर ही है, किंतु उसकी शक्ति हर जगह हम फील कर सकते हैं। जैसे सूरज की शक्ति हम फील करते हैं ना,
तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा सर्वशक्तिवान है। ठीक है, सर्वशक्तिवान होने के कारण उसकी शक्ति हर मनुष्य, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, देश में विदेश में कहीं पर भी, पानी के नीचे, पानी के ऊपर, आसमान में, कहीं भी हो, सब फील करते हैं, किंतु वो सब जगह नहीं। ठीक बात है, समझ में आ गई ये बात अच्छे से?